Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Right, this class my first question is, can you see me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2% वोट करें. नूफा, निकला, ज्योति किशोर, विशाल, शिवांगी, बीनू, आनंद, नंदन, सजेस्ट मूव फॉरवर्ड. 2% लोग देख सकते हैं, तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट वर्क. क्लास में जो भी डाउट है, नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड करूंगा. तो हम लोग देख रहे थे पिलर 2 बजट, उसके अंदर डेफिसिट के अलग-अलग टाइप्स, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट वगैरह बहुत सारी चीजें देखी. एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज देखा, डेबिट रिकॉर्ड की इक्विवेलेंस थ्योरी क्या थी वो समझा. आज अभी और भी ऐसे छोटे-छोटे मुद्दे समझने हैं. कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम क्लास में जो 5-5 मिनट की ब्रेक लेते हैं उस वक्त वो पीवाईक्यू देखेंगे. तो अभी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, ब्रेक में पीवाईक्यू देखेंगे. ओके, तो कल रात तक की कहानी याद करो कि गवर्नमेंट को 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए थे, जो कि उसकी फिजिकल डेफिसिट थी. हाँ, तो 17 लाख करोड़ रुपए कैसे मोबिलाइज करते? पहला, टैक्स इंक्रीज कर दो, पर हमने लाफेर का वो समझा था, तो बियॉन्ड पॉइंट अगर ज्यादा टैक्स इंक्रीज करोगे तो कलेक्शन इंप्रूव नहीं होगी. दूसरा ऑप्शन अपने पास था कि ज्यादा पैसा प्रिंट कर दो, लेकिन मार्केट में अगर उतने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी, तो प्रिंटिंग मोर मनी और इन अदर वर्ड्स मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट वाज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन. तो फिर बचा क्या? तीसरा रास्ता, पैसा उधारी में लाओ. उधारी में लाएंगे तो डेविड रिकार्डो बोला था कि नहीं, उससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, पब्लिक सेविंग इंक्रीज कर देती है, कंजम्पशन कम हो जाता है वगैरह वगैरह. बट इकोनॉमिक सर्वे ऑब्जर्व्ड कि वो सब चीजें भारत के लिए वैलिड नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे लोन लेना चाहिए. अभी ऐसे दूसरे कुछ और एंटी आर्गुमेंट समझते हैं. क्राउडिंग आउट इफेक्ट. सपोज आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, या आपने एलआईसी में 100 रुपए की कोई पॉलिसी खरीदी, प्रीमियम भरा है. नाउ वी नो दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सरकार उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो सरकार उन पे प्रेशर डाल सकती है कि तुम ये सारा पैसा हमको लोन में दे दो, या ज्यादातर इसमें से पैसा सपोज 90 रुपए हमको दे दो, और बाकी 10 रुपए ये कोई आ जाए मुकेश अंबानी वगैरह बचाओ तो दे देना. अब क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो वो बोर्ड मेंबर के रूप में एलआईसी, एसबीआई वगैरह के डिसीजंस को ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकती है. अब आप समझिए, इसमें डिपॉजिटर का शेयर स्माइली हो जाएगा. उसका कारण क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो पैसा बैंक या एलआईसी इन्वेस्ट कर रहा है, उसके हार्डली 8% इंटरेस्ट मिलता है. अगर वो कोई बिजनेसमैन को लोन में पैसा देते, हो सकता था 12% इंटरेस्ट मिल जाता, पर यहाँ तो बहुत कम पैसा जा रहा है. मोस्ट ऑफ योर डिपॉजिट मनी गोइंग टू द गवर्नमेंट लोन्स. और बैंकर सोचेगा इसमें मेरा भी तो कुछ नेट इंटरेस्ट मार्जिन होना चाहिए. एनआईएम वो क्या था, पिलर 1 2 याद करो. तो वो सोचिए मेरा प्रॉफिट मार्जिन बीच में 2% होना चाहिए. तो फिर आपको कितना मिलेगा ब्याज? 6% या फिक्स डिपॉजिट में डालो तो यानी कि एक प्रकार से आपका दमन हो रहा है. यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड, क्योंकि आपको बेस्ट तो मिल नहीं रहा है. अगर ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारा पैसा मुकेश अंबानी को लोन पे देती है 12% इंटरेस्ट पे, और बीच में अपना 2% भी अगर वो प्रॉफिट रखती है, तो आपको 10% तो मिलता है, नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पर डिपॉजिटर बोल रहा है कि हमारा वित्तीय दमन हो रहा है. आई एम डिप्राइव्ड ऑफ गुड रिटर्न्स ऑन माय इन्वेस्टमेंट. मेरा एक प्रकार से फाइनेंशियल रिप्रेशन हो रहा है, दमन हो रहा है मेरा. ऑन द अदर हैंड मुकेश अंबानी भी शिकायत करे, उसका भी शेयर स्माइली, बिकॉज यू डिपॉजिटेड 100 रुपए, 90 चला गया गवर्नमेंट को. मुकेश अंबानी को 90 चाहिए था तो मिला नहीं, तब उसकी इच्छा हो जाए. याद कल नहीं आता कि अभी टाटा ने आईफोन की पूरी फैक्ट्री खरीद ली है और अब वो लोग आईफोन बनाएंगे. तो मुकेश अंबानी भी कुछ सोचते हैं मुझे भी लोन मिल जाए, मैं भी कोई बड़ा खेल कर लेता हूं, मैं सैमसंग के सारे फोन में बनाऊंगा 56 हजार के गैलेक्सी. बट ही इज डिप्राइव्ड बिकॉज उसको लोन मिल नहीं रहा है. तो एक प्रकार से आप सोचो कि मुकेश अंबानी वाज स्टैंडिंग इन द लाइन, गवर्नमेंट वाज स्टैंडिंग इन द लाइन, और एक बड़ा सा क्राउड हो गया था. ये सब लोग लोन की लाइन में खड़े थे और सरकार ने उसको धक्का मार के निकाल दिया कि भागो जैसे. सो वी आर क्राउडेड आउट इन दिस बोरोइंग मार्केट. तो क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, सरकार की भीड़ ज्यादा लगती है. द क्राउड ऑफ द गवर्नमेंट अपीयर्स लार्ज. उन्होंने सारा पैसा ले लिया, इनको धक्का मार के भगा दिया. तो इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट. क्राउडिंग आउट किसका हो रहा है? जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उनका. सरकारी भीड़ ने हमको ऋण बाजार से बाहर निकाल दिया, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग. क्योंकि आप सोचो, अगर उसको लोन नहीं मिलेगा मुकेश अंबानी को, तो फैक्ट्री नया कैसे बनेगा, जॉब्स कैसे क्रिएट होगी? गवर्नमेंट तो सबको जॉब दे नहीं सकती. सो दिस इज नॉट हेल्दी डेवलपमेंट. ये सब आपके हैंडआउट में भी माइंड मैप के जरिए दिया है, तो उसको कल सुबह उठ के देख लेना, इट विल मेक सेंस टू यू. तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये ऑब्जर्व किया कि देखिए, ये बात तो सही है कि ऐसा जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता था कि गवर्नमेंट सारे लोन अपने हिस्से में कॉर्नर कर लेती थी, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक, एलआईसी, वहां अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेने जाए उसको धक्का मार के निकाल देते. बट दैट वाज ट्रू इन 1950 टू 90s. तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे होता था, अब नहीं होता. ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है. उस जमाने में क्राउडिंग आउट इफेक्ट कैसे होती थी? 80s के आसपास बैंक्स में बहुत सारे स्कैम होते थे, और स्कैम से बचना है तो फिर आपको बफर ज्यादा रखना पड़ेगा. तो उस जमाने में आरबीआई एसएलआर को बहुत हाई रखती थी. अभी एसएलआर सपोज 18%, तो उस जमाने में उससे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, बिकॉज आरबीआई वाला फिर ये तो सब स्कैम हो जाएगा. या दूसरा कि आरबीआई पे भी प्रेशर था गवर्नमेंट का कि तुम एसएलआर ज्यादा रखो, क्योंकि एसएलआर के नाम पे जितना परसेंटेज सपोज 80 नहीं 40% रख दो एसएलआर, तो फिर क्या होगा? बैंकर उतना सारा डिपॉजिट का पैसा गवर्नमेंट को लोन में दे देगी बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो सरकार का काम हो जाएगा. तो ये भी कारण था. दूसरा, उस जमाने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्योंकि सरकारी बैंक ही थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक की तो एंट्री बंद थी 1991 के रिफॉर्म से पहले, तो वहां पर सरकारी बैंकों में पॉलिटिशियंस सिटिंग इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो सब डिसीजन मेकिंग ऐसे करवाते थे कि सारी लोन सरकार को चली जाए. सिर्फ नेशनलाइज बैंक बचे थे, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह. प्राइवेट सेक्टर बैंक तो कोई बचे नहीं थे. आप कहेंगे नहीं वो कैथोलिक सीरियन बैंक और वो सब बचे थे, वो तो इतने छोटे छोटे बैंक थे, उनसे क्या होता? अगर धीरू भाई को लोन चाहिए तो क्या मिल जाता कैथोलिक सीरियन बैंक से कि मुझे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए रिलायंस रिफाइनरी बनाने के लिए? नो. सो एट दैट टाइम दिस प्रॉब्लम वाज मोर सीवियर कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट होती थी. एडिशनली उस जमाने में लोग गरीब बहुत ज्यादा थे, तो बैंकों में वैसे भी डिपॉजिट में बहुत कम पैसा जाता था, तो कम डिपॉजिट में जा रहा है वो भी गवर्नमेंट कॉर्नर करे तो बिजनेस में आता नहीं था. आप कहते हैं हाँ, तो धीरू भाई को रोका किसने था? वो जाके अपना आईपीओ लॉन्च कर देना शेयर मार्केट में. पर आप समझो ये 90s का जो अर्ली 90s का जमाना है, हर्षद मेहता, केतन पारेख, ये सब लोग स्कैम कर रहे थे. तो लोग वैसे भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते थे. कैपिटल मार्केट का अभी तक डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ था, वो अंडर डेवलप था. हम कहें कि वो अभी उसका डीपनिंग होना बाकी था. डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट क्या है, हमने पिलर 1 सी में समझा था. पीपल वर अफ्रेड ऑफ शेयर मार्केट, वहां पैसा मोबिलाइज करना मुश्किल था. सो एज अ रिजल्ट उस जमाने में इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत ज्यादा थी और इससे नुकसान हो रहा था. लेकिन फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता नहीं आजकल तो ये सब नहीं हो रहा है. आफ्टर 1990s रिफॉर्म्स अब तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का कोई एविडेंस सबूत ही नहीं मिलता है. उसका कारण क्या है? यंग पॉपुलेशन बढ़ी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म, जिसके बारे में पिलर 4 में समझेंगे. उसके बाद आईटी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब में ढेर सारे जॉब्स क्रिएट हुए, पब्लिक इनकम बढ़ी, सेविंग बढ़ी, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक खुले, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, कोटक महिंद्रा वगैरह, और शेयर मार्केट भी पहले से ज्यादा डीपन हो चुका है और पैसा उसमें जा रहा है. तो अब तो मतलब इतना बड़ा ये ओशन है, समंदर है, कि सरकार को लोन में चाहिए तो उनको भी मिल जाता है, कॉर्पोरेट कंपनी को चाहिए उनको भी मिल जाता है. ऐसा नहीं कि कोई कटोरा लेके खड़ा है उसको मिल नहीं रहा है. देयर इज इनफ मनी फॉर एवरीवन एंड एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट आल्सो, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है. और गवर्नमेंट ने तो हमेशा और लोन लेकर और ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे रेकमेंड करता है. क्योंकि याद करो, ये अगर कोई नया टनल बनाया, ब्रिज बनाया, हाईवे बनाया, उसमें 100 रुपए गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी, तो सामने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, होटल के बेड, कर्टेन्स, उसी हिसाब से स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, बहुत सारी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलता है. और उसके चलते ये भी फायदा होगा कि उसी एरिया में, सपोज नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है,
तो फिर मुकेश अंबानी भी कहीं अपने बॉन्ड इशू करके 150 रुपये लेके आएगा और वो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज किया कि देखो क्राउडिंग आउट कहाँ हो रहा है, ये तो क्राउडिंग इन हो रहा है कि वो सारे बिजनेसमैन भी आ गए कि हमें भी इधर आना है, हमें भी इन्वेस्ट करना है। सो क्राउडिंग आउट नहीं, अब तो क्राउडिंग इन इफेक्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट दे दनादन लोन लेकर दे दनादन ऐसे सब प्रोजेक्ट करे। दोस्तों वही सब ये 2020-21 का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो असल में क्या करना चाहता है, ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही है और फिजिकल डेफिसिट बढ़ना खराब चीज है, लेकिन मैं मारपीट के साबित करूंगा कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला और सरकार ने दे दनादन कर्जा लेकर ये सब काम करना चाहिए, बिकॉज ही हैड टू जस्टिफाई लाइक दिस, क्योंकि कोरोना के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये सब जरूरी है। और तो हम लोग क्या समझ रहे थे, डेविड रिकार्डो की इक्विवेलेंस थियरी, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का वो इंडिया के लिए वैलिड नहीं। फिर हमने कहा क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेती है, इकोनॉमिक सर्वे का वो भी नहीं होगा, वो राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पे होता था, नहीं होता, ऐसा वो बोल रहा है। तीसरा डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता है, रेटिंग डाउनग्रेड से लगता है। देखिए पैसा हमको कितना चाहिए, 17 लाख रुपीस बोरो करना है, रिकार्डो मना करता था, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का डर लगता था, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा डर लगता है रेटिंग डाउनग्रेड का, ये क्या है? आप जानते हैं कोई भी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको ये सब स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज वगैरह उसका रेटिंग देते हैं। अब मान लीजिए श्रीलंका या पाकिस्तान का डी रेटिंग हो, मतलब वो सब जंग बॉन्ड है, उसका कोई पैसा रिकॉर्ड नहीं होना है। बहुत अच्छा कोई मान लीजिए अमेरिका का बॉन्ड हो सरकार का ट्रिपल रेटिंग, हालांकि उसको भी आजकल शायद थोड़ा कम कर दिया। सो दिस इज द रेटिंग, जितना अच्छा रेटिंग है दैट मींस योर बॉन्ड इज वेरी सेफ और इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाए वो भी एकदम सेफ है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेटिंग है उसके बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, वो करीब होती है BAA के आसपास। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन ले ले और अगर ये S&P या ऐसे कोई रेटिंग एजेंसी को लगे कि ये सब चीज सस्टेनेबल नहीं है, सरकार की इतनी इनकम नहीं है कि फ्यूचर में वो लोन चुका पाए, अगर उसको ऐसा डर लगेगा तो वो क्या बोल देगा कि नहीं ये तुम्हारा जो बॉन्ड है उसको तो मैं C रेटिंग देता हूँ, D रेटिंग देता हूँ। सो देन दे कुड रिड्यूस द रेटिंग ऑफ अवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये एक डर लगता है कि अगर बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाती है तो ये मूडीज स्टैंडर्ड पुअर वगैरह वो अपनी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को गिरा सकते हैं, वो डाउन कर देंगे। अब कहीं पर उससे क्या तकलीफ पड़ती है? उससे तकलीफ ये होगी कि जब नेक्स्ट टाइम मान लीजिए 2024 में गवर्नमेंट सोचे कि हमें और एक्स्ट्रा पैसा 100 करोड़ लोन में चाहिए और हम 8% इंटरेस्ट के साथ इशू करें अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो क्योंकि आपके पुराने बॉन्ड ऑलरेडी जंग स्टेटस में चले CD रेटिंग में, तो नए वाले को भी वो ऐसा ही रेटिंग देगा। सो देन व्हाट विल हैपन, मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो कहते हैं तुम्हारा रेटिंग डाउन है, इसका मतलब रिस्क ज्यादा है, और जो भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो सॉरी मिस्टर मोदी जी, 8% इंटरेस्ट पे हम आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप तो हमें 14% इंटरेस्ट दो, तो फिर हम सोचेंगे। यानी कि प्रेजेंट फिजिकल डेफिसिट जितनी बढ़ती है तो फ्यूचर में अपना रेटिंग डाउनग्रेड हो जाता है और उसके चलते फ्यूचर में जब हम लोन लेने जाएंगे इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। ये ऐसी बात है कि अगर याद करो मैंने आपको बताया था कैसे अनिल अंबानी उसके मांझे चल रहे हैं, उसका सब नेटवर्क भी नेगेटिव में चल रहा है, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसकी भी आप सिविल स्कोर निकालो या कोई क्रेडिट रेटिंग उसकी कंपनी का निकालो, अगर नेक्स्ट टाइम वो किसी से मांगने जाएगा कोई उसको पैसा देगा नहीं। सिमिलर कैन हैपन टू गवर्नमेंट आल्सो, अगर आपके पास ऑलरेडी आप कर्जे के बोझ में डूब जाओगे तो ये डर लगता है। अब इसमें भी जब ऐसा रेटिंग डाउनग्रेड होगा तो और क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है? जब भी रेटिंग डाउनग्रेड होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर वो पैनिक हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं कि भारत में मजा नहीं, ये तो सब गिर जाने वाला है। और वो भाग जाते हैं, इसका मतलब क्या, अगर उसने मान लीजिए रिलायंस का शेयर 3000 में खरीदा हो, वो 2000 में बेच के भाग गया कि भागो इधर से, और वो ऐसे भाग जाएगा तो फिर शेयर मार्केट गिर जाता है। शेयर मार्केट कैसे गिरता है हमने पिलर 1 में देखा था कि जब भी ऐसा बियर सेंटीमेंट फैलता है, पैनिक होकर लोग अपने शेयर बेच के भागना शुरू करते हैं, देन फिर सपोज उसने 2000 रुपये में रिलायंस का शेयर बेच दिया तो उसको 2000 रुपये मिला, लेकिन ये तो अमेरिकन इन्वेस्टर है तो वो क्या करेगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा और डॉलर लेके भागना शुरू करेगा। अब जब भी ऐसा होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर क्योंकि उसको निकाल निकाल के इंडिया से भाग रहे हैं, तो डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्ग, रुपी विल बिकम वीक। इसका मतलब ये है कि पहले मान लीजिए $1 60 मिलता था, उसकी जगह आप जो भी उसके फॉरेक्स डीलर होंगे वो 75 मांगना चाहोगे, तुम तो पैनिक में भाग रहे हो ना, तुमको बहुत गरज है अभी, तो इतना पैसा तो देन विल गिव यू डॉलर्स। तो डॉलर की जो प्राइस है पहले से ज्यादा बढ़ जाती है इंडिया के फॉरेक्स मार्केट में। और जब ऐसा होगा तो आप सोचो, जब आप पेट्रोल डीजल भी मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने जाओगे तो उसमें भी उस हिसाब से आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया आपको इंपोर्ट करना, और पेट्रोल डीजल से जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सब फल सब्जी मिल्क वेजिटेबल टोमेटो पोटैटो एवरीथिंग विल बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ट्रक और कुरियर कंपनी वाला बोलेगा सब महंगा है। तो यानी कि जो रेटिंग डाउनग्रेड है इट कैन हैव सच सुनामी लाइक इफेक्ट्स ऑन द एंटायर इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोग थर्ड पिलर में और समझेंगे कि करेंसी एक्सचेंज काम कैसे करता है, वो कब कम ज्यादा हो जाता है, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट ऐसा कैसे हो गया, वी विल स्टडी दैट इन पिलर 3, वो हम थर्सडे से चालू करेंगे। खैर ये सब मतलब थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे को मार्केट के ये साबित करना है कि जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई है यही हिट मूवी है, भले इसके अंदर कोई इतना बिजनेस ना हो। सो व्हाट ही सेइंग कि ये सब तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कहने की बात है। फिर वो पुराने सब डेटा सेट दिखा के देखो ऐसा तो कभी होता नहीं, और ये तो कहने की बात। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने रिकार्डो को रिजेक्ट कर दिया, क्राउडिंग आउट इफेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, रेटिंग डाउनग्रेड और उसे जो नेगेटिव इंपैक्ट होगी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उसका ये कहना है कि देखो ये सब तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरीज हैं कि ये सब ऐसा होता है, बट आई विल प्रूव दैट दे आर रॉन्ग सो दैट वी शुड बोरो मनी टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी। अब आपने ये तो बराबर है, अपने एमसीक्यू में कुछ पूछे तो क्या करना है, वो तो भाई डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर वो ऐसा पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज नॉट वैलिड, तो आपने सोच के टिक करना है कि बराबर है बिकॉज़ इकोनॉमिक सर्विस उसने उठा के ऐसा पूछा हो। और बाकी ये सब जो आर्गुमेंट्स वो मेंस के अंदर जो पूछा जाए कि फिजिकल डेफिसिट इज गुड और बैड, तो वो क्वेश्चन का खुद का टोन कैसे है या आपको किस फ्लो में ले जाना है, उस हिसाब से आपने इन आर्गुमेंट्स को यूज करना है। एनीवे सो वी लर्न अबाउट दिस डेफिसिट, रिकार्डो, क्राउडिंग आउट, रेटिंग डाउनग्रेड। आगे का मुद्दा है काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी। पुराने जमाने में जब भी अकाल यानी ड्रॉट हो जाता था या फेमाइन हो जाता था, तब पाएंगे कि राजा महाराजा मंदिर मस्जिद महल ऐसा बनाते थे, क्यों? ताकि उनके खजाने में जो पैसा है वो पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में आएगी, उनको दे देंगे ताकि उनका काम हो जाए। ऑन सिमिलर लॉजिक जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो तो गवर्नमेंट ने भी अपने खजाने में से पैसा निकाल के नए हाईवे हॉस्पिटल सब बनाना चाहिए ताकि उस बने वर्कर्स को थोड़ा काम मिल जाए, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री में तेजी आ जाए, उधर जो वर्कर्स हैं उनको काम मिल जाए, इट कैन हेल्प एवरीवन। तो जब ऐसा किया जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे? काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी। तो आप समझो इकोनॉमी ऐसे ऊपर नीचे जाती है, तो जब भी इकोनॉमी डाउन फेज में हो यहाँ तो गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए। अब हम समझते हैं तुम बोलो इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती है, मतलब इसको जरा तरीके से समझाओ। देखिए एक चीज होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? एक साल के अंदर आपके देश में कितना वस्तु और सेवा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। सपोज 2018 में हुआ था 140 लाख करोड़ था, 2019 में हुआ 146 लाख करोड़ था। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर निकालो कि ये 146 प्रीवियस ईयर के मुकाबले कितना बड़ा है, तो पता चले 4.2% बढ़ा है। उसके बाद 2020 में लगा कोरोना, तो स्वाभाविक है उस साल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो हार्डली 134 लाख करोड़ रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंडिया में हुआ। हाँ, तो अब आपको निकालना है कि भाई ईयर ऑन ईयर 2020 में जो 134 है वो पिछले साल के मुकाबले कितना कम है, तो पता चलिए -7.7% कम है या जो भी 6% कम है। तो इस तरह से आप हर साल का एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट या आर्थिक वृद्धि दर निकालते हैं। हाँ, तो आप समझो कि क्या होता है, कभी तेजी है, कभी मंदी है, कभी तेजी है, कभी मंदी है, ऐसा चलते रहता है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल, जिसके बारे में हम पिलर 4 में आराम से समझेंगे।
तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि देखिए जब इकोनॉमी में ये जो पीक सीजन चलता है या बूम चलता है तब तो कोई चिंता है नहीं। तकलीफ आती है जब ये ट्रॉ फेज में होता है, मतलब जब मंदी चल रही है। तो उस फेज के अंदर गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए और दे दनादन सब पे कारखाने जो भी वो बना सके हाईवे हॉस्पिटल वो करना चाहिए। क्योंकि ऐसा जब करते हैं तो मैंने आपको बताया ये सब टनल ब्रिज बनाएंगे, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगा, होटल टैक्सी स्टील सीमेंट प्लास्टिक टेक्सटाइल सबको मदद मिलती है। सो गवर्नमेंट शुड डू दिस। तो यानी आप समझो बूम स्लो डाउन बूम स्लो डाउन बूम स्लो डाउन, ऐसा ऊपर नीचे ये तो चलता है इकोनॉमी का साइकिल। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि जब भी स्लो डाउन फेज चल रहा हो इकोनॉमी के -7% ग्रोथ रेट है, तो ऐसा जब भी स्लो डाउन फेज चल रहा हो तो गवर्नमेंट ने ज्यादा मनी स्पेंड करना चाहिए हाईवे हॉस्पिटल ये सब बनाने के लिए। दैट इज द आर्गुमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है तो हम इसको कहेंगे काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति। तो इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि ये जो ब्रिटेन है, ये जो यूएसए है, वो सब देश ऐसा करते हैं कि जब स्लो डाउन होता है तो वो दे दनादन पैसा ज्यादा स्पेंड करते हैं ताकि सबको रोजगार मिले। फिर इकोनॉमिक सर्वे पुराने एनालिसिस किया तो उसने ये पाया कि इंडिया में उल्टा चलता है कि जब बूम पीरियड चल रहा हो तभी गवर्नमेंट ज्यादा हाईवे हॉस्पिटल बनाती है। ऐसी पॉलिसी को हम कहें प्रो साइक्लिक फिजल पॉलिसी। नॉर्मली क्या होना चाहिए, सपोज आईफोन की सेल्स कम हो गए तो जब सेल्स कम हो गए तब मार्केटिंग ज्यादा करना चाहिए, पर जब उसकी सेल ऑलरेडी बेस्ट चल ही रहा है तब और पैसा आप उसमें डालो तो ज्यादा तो सेल्स इंप्रूव होने नहीं, अगर कितना भी मार्केटिंग करवा लो। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि जब इकोनॉमी में ऑलरेडी बूम पीरियड चल रहा है, जब मुकेश अंबानी अदानी खुद से ही अपने फैक्ट्री कारखाने लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं। पर इंडिया में ये होता है कि जब बूम पीरियड चला तभी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से भी और पैसा स्पेंड करती रही। अब आप कहीं पर वो ऐसा क्यों करते होंगे, क्योंकि आप समझो जब भी बूम पीरियड चला है तो जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन, कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगा। तो सरकार क्या ये पैसों से अभी कभी स्पेंड कर दो बराबर, ताकि कुछ नया हाईवे हॉस्पिटल अभी दिख जाएगा तो जैसे इलेक्शन आएंगे तो उसका रिबन काट के हम लोग वोट ले लेंगे। ऑन द अदर हैंड अमेरिका यूरोप में उनके पॉलिटिशियंस शायद ऐसा सोचते हैं कि भले अभी पैसा अपने पास है बूम पीरियड में उसको हम सेव करते हैं और जब असल में क्राइसिस होगी तब ये पैसा जो सेव किया है सरकारी पैसा वो खजाना खोल देंगे तब जाके हम लोग स्पेंड करेंगे। उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, इधर थोड़ी अलग है। मींस इसको और समझेंगे बस। तो वही ग्राफ के जरिए उसने समझाया था सब कि देखिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का ग्राफ कैसा चला है कि जब भी इकोनॉमी में मान लीजिए स्लो डाउन चल रहा हो, ये जो रेड लाइन है, तो उनकी सरकार क्या करती है, सपोज एकदम स्लो डाउन है यहाँ पर, तो उसी वक्त उनकी गवर्नमेंट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रही है ताकि वो उसको काउंटर कर सके। जब आपको फीवर या बुखार आता है तभी सर पे आप वो रखते हैं ना पानी से भरा हुआ कोई नैपकिन, जस्ट लाइक दैट व्हेन द इकोनॉमी इज एट द बॉटम प्लेस तभी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा मनी स्पेंड करना चाहिए। ऐसी उनकी एक पूरी चलती है ताकि वेवलेंथ एक दूसरे को काउंटर कर दे। जबकि इंडिया के अंदर उल्टा हो रहा है कि जब स्लो डाउन चलता हो तो इनका भी स्लो डाउन हो, जब इनका तेजी चलता हो तो गवर्नमेंट भी ज्यादा स्पेंड करती है पैसा। फिर मींस में इसको और समझेंगे तो कुल मिला के दो टर्म्स हमने समझे। एक होता है काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो तो सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर खर्चे बढ़ा देने चाहिए, और दूसरा होता है प्रो साइक्लिक पॉलिसी कि जब आर्थिक तेजी के दौरान ही सरकार ने ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी, बट ये वाली चीज ठीक नहीं है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। सो वी शुड फॉलो काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी। दूसरा कंसेप्ट है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। मान लीजिए लोन की ब्याज दर चले 6%, जो कि मान लो ये लाइन है जो हमारे पीछे पड़ा है हमको खा जाने के लिए, लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को 9%, तो आपके जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है अभी तो समझाना है। सपोज 2018 में इंडियन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ 140 लाख करोड़ का, एंड देन नेक्स्ट 2019 में 146 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ से यहाँ ये कितना बड़ा है 4%। इसको हम क्या कहते हैं जीडीपी ग्रोथ। उसी तरह तो मान लो कभी कोई इकोनॉमी में ऐसा चल रहा है कि लोन इंटरेस्ट रेट चले 6% और जीडीपी ग्रोथ है 9%, तो हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है, वी आर सेफ। क्योंकि आप समझो ये जो हिरन है उसकी स्पीड ज्यादा है, इट इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर व्हाइल द लाइन इज चेजिंग इट एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ओनली। तो जब 6 - 9 मतलब -3, या दूसरे शब्दों में कि लाइन स्लो है इसलिए हम लोग सेफ हैं। बट सपोज ऐसा हो जाए कि लोन इंटरेस्ट रेट चले 6% बट जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा हो 4%, तो यानी कि मतलब ये जो जंगली बफेलो है उसकी स्पीड कम है, लाइन उसको खा जाएगा, उसको पकड़ लेगा। सो वी आर डूम्ड। तो ये जो उसको क्या इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, वो क्या बताना चाहता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट फास्ट होना चाहिए लोन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा, वरना सबको तकलीफ हो जाएगी। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए 2010 में इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ 100 लाख रुपीस का, और 2011 में प्रोडक्शन हुआ 110 लाख करोड़ का, तो इधर से इधर कितना बढ़ा है 10%। हाँ तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है 10%। फिर आप याद करो हमने ब्लैक मनी वाले लेक्चर्स में पढ़ा कि भारत देश का टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो करीब 10-11% के आसपास चलता है। इसका मतलब कि अगर 16 करोड़ का प्रोडक्शन है जिसको हम जीडीपी, तो उस वक्त इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह में कितना पैसा होगा 10 लाख करोड़ रुपीस टैक्स में कलेक्शन हुआ होगा। और जो अगर 110 लाख करोड़ का अपना प्रोडक्शन जीडीपी हुआ तो उस साल ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना कलेक्शन होगा, इसका 10% का मतलब 11 लाख करोड़ रुपीस। तो यानी 110 लाख करोड़ जीडीपी है तो 11 लाख करोड़ रुपीस हमने टैक्स में कमाए होंगे, करेक्ट, बिकॉज टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10-11 की रेंज में अपना चलता है। अभी आप समझो कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कमाया 11 लाख करोड़ रुपीस, ये टैक्स की कलेक्शन है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन में पैसा लिया होता 5 लाख करोड़ और उस पे इंटरेस्ट होता मान लीजिए 6%, तो यानी हर साल गवर्नमेंट ने एनुअली कितना 30,000 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट पे करना था। क्या गवर्नमेंट पे कर पाती? जब हाँ, क्योंकि 11 लाख करोड़ आ रहा है ना टैक्स में, तो अगर इन्वेस्टर को 30,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है, इंटरेस्ट पे करना है, वी कैन मैनेज इट, सो नो प्रॉब्लम, सिस्टम इज स्टेबल। वैसी बात है कि मतलब आपका जीडीपी ग्रोथ रेट फास्ट होगा तो यू कैन मैनेज थिंग्स, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये जो अब समझो ये वाली चीज पाकिस्तान या श्रीलंका में नहीं हो रही होगी, इसलिए उनके वहां चलने फिर आईएमएफ के पास भीख मांगने जाना पड़ेगा, वो हम लोग अभी लड़की में आगे समझेंगे। तो इसको हम एक लाइन में समझा देना हो ये सबको, तो क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, आईआर इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल मतलब आईआरजीडी, ऋण ब्याज दर वृद्धि दर के बीच का अंतर। वैसा बोलते हैं लोन इंटरेस्ट रेट चले 6%, जो ब्याज पे सरकार ने लोन लिया है उसकी बात करें, और इकोनॉमिक ग्रोथ मान लीजिए 10%, तो जब आएगा -4, तो ये सब आसान है, नो प्रॉब्लम, सिस्टम स्टेबल, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। अब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, सपोज इकोनॉमिक ग्रोथ इज 10% मतलब वो फास्ट है, एंड लोन इंटरेस्ट रेट इज 6% मतलब कि वो स्लो है, तो जब गया +4 तो सब कुछ चंगा है। मतलब आप समझो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फास्ट होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज द आर्गुमेंट। मतलब आप 6 - 10 करो या 10 - 6 करो, वो तो जवाब का साइन चेंज होगा, पर कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए। तो दोनों इंटरप्रिटेशन या फॉर्मूला या एक्सप्रेशन सही है, प्लस हो या माइनस हो, डू नॉट वरी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोन इंटरेस्ट रेट के मुकाबले इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट या बिग होना चाहिए, दैट इज द आर्गुमेंट। तो क्या इंडिया में ऐसा होता है? जब ज्यादातर सालों में ऐसा होता है, कभी कभी तकलीफ हो जाती है, जैसा यहाँ पर आप कोरोना के दौरान देख सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आप समझते हैं कोरोना के अंदर स्लो डाउन हुआ तो नेगेटिव में वो चला गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ रेट शुड बी फास्ट एंड लोन इंटरेस्ट रेट शुड बी स्लोअर देन दैट, इसी को कुछ इकोनॉमिस्ट डोमर ने भी एक्सप्लेन किया था, तो उसको कहते हैं डोमर कंडीशन ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी। इसको हम पढ़ नहीं रहे, बात उसमें वही है जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल में बताई कि आपका जीडीपी ग्रोथ फास्ट होना चाहिए लोन के मुकाबले, देन यू कैन मैनेज थिंग्स, दैट इज द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद का मुद्दा है स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक एंड डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजर, वो पढ़ेंगे फिर एक ब्रेक लेंगे।
आप अमेरिकन आइडल में गाना गाने जाओ और वो कहता है तुम इनकम टैक्स भरते हो, आप क्या मैं तो भरता हूँ, तो फिर तो आपको निकाल, मैं तुम तो गरीब नहीं हो, तुमको कैसे अमेरिकन आइडल बना सकते हैं। तो यानी कि इनकम टैक्स ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है कि वो या तो आपका कल्याण कर देगा या आपको निपटा देगा। अलग से आपको कोई खुद से करने की जरूरत नहीं, वो खुद से ही आपका नसीब तय करता है। खैर मजाक छोड़ के अभी असल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब क्या है। सपोज इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है और ये जेठालाल बहुत मौज में कि मेरी तो इनकम है 10 लाख रुपए एनुअली, तो उसको इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा, न्यू टैक्स रिजीम में करीब 54,000 के आसपास आएगा। ऑफ कोर्स उसमें भी कम ज्यादा हो सकता है, असल में चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं भरे। अब कुछ लेकिन 10 लाख है तो 30% के हिसाब से 3 लाख होना चाहिए भाई। आप समझो वो 3-4 बकेट होते हैं ना, तो पूरी 10 लाख के ऊपर थोड़ा 30% बनना है, फर्स्ट बकेट सेकंड बकेट वो सब हमने समझा था इनकम टैक्स का लेक्चर खत्म करके आओ। तो समझो पहले 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होगा, उसके ऊपर जितने बकेट में चढ़ेगा जितना 3 लाख उस पे कुछ टैक्स चढ़ेगा। खैर एनीवेज तो सपोज ही हैज टू पे सम 54,000 रुपए इनकम टैक्स एंड क्योंकि वो एक गरीब नहीं है बराबर, तो उसको कोई वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। या हम कहें जिसको ट्रांसफर पेमेंट, फॉर एग्जांपल एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें गवर्नमेंट फार्मर्स को 6,000 रुपए हर साल देती है। तो 6,000 आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट है या वेलफेयर स्कीम है। तो जेठालाल के केस में मैं लिख दूं जीरो, क्योंकि वो तो इनकम टैक्स भरता है, यानी कि वो तो गरीब आदमी नहीं है। नाउ व्हाट इज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ जेठालाल। डिस्पोजेबल मतलब खर्चा करने के लिए जो पैसा उसके पास अवेलेबल हो। हाँ तो 10 लाख तो था, अपन उसमें से 54,000 टैक्स में चला गया और वेलफेयर में कुछ पैसा आता तो प्लस करता, अपन वो तो है नहीं। तो मतलब बेसिकली क्या 10 लाख माइनस दिस 54,000 तो बचा 9,46,000, वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम है एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग, बड़ी रकम है तो खुश रहे वो। दिस इज वन सिचुएशन में, उसको सिचुएशन है। नाउ सपोज इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ जाए कि उसके सब शर्ट उतर जाए, बनियान में आ जाए, ऑब्वियसली ही विल गो एंड सीक हेल्प की फाइनेंस मिनिस्टर जी प्लीज हेल्प करो मुझे। तो देखो उसकी हेल्प तो अपने आप ही हो रही है, क्योंकि उसकी इनकम पहले थी 10 लाख जो कम होके हो गई हो सपोज 7 लाख, और आप जानते हैं कि इनकम टैक्स की जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 60 लाख रुपए तक तो कोई इनकम टैक्स है नहीं, तो मतलब इधर इसका पैसा अपने आप बच हो गया ना, सेव हो गया। ये 54,000 समझो इसके सेव हो गए, वरना अगर नॉर्मल जिंदगी होती कि हर एक लेवल पे इतना तो उसका पैसा चला जाता, बट इट विल नॉट। अब 7 लाख तक क्यों इनकम टैक्स नहीं है, वो पूरा मुद्दा हम लोग लास्ट टू लास्ट पढ़ चुके, पहले वो खत्म करके, देन इट विल मेक सेंस टू यू कि फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा क्यों हो रहा है। तब समझो कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर को हाथ जोड़ने है ही नहीं, भले ही पूरा शेयर मार्केट बियर हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी हेल्प हो रही है, यू डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स, तो तुम्हारा 54,000 एक का बच गया, ऐसा तुम समझो वन थिंग। इसलिए याद रखो कि इनकम टैक्स है वो क्या है, वो स्टेबलाइजर है, वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। वरना आप समझो आपकी गाड़ी जो है वो झटके खा के बम पे जा रही थी, तो उसमें वो जो होता है जो भी उसका सस्पेंशन या स्प्रिंग या जो सिस्टम है दैट प्रोटेक्टेड यू। गाड़ी के अंदर वो स्प्रिंग या सस्पेंशन है तो भी थोड़ा तो झटका लगेगा, पर नहीं होता तो और ज्यादा झटका लगता है, दैट इज द आर्गुमेंट। सो इनकम टैक्स इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। सेकंड, ट्रांसफर पेमेंट या वेलफेयर स्कीम याद करो, पहले तो उसको 0 रुपीज मिलता था क्योंकि वो तो रिच आदमी था। अब ये स्टेज में जब स्लो डाउन आया तो क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर सोचने बैठेंगे कि अच्छा कोई नई स्कीम लॉन्च करते हैं, जेठालाल गरीब व्यापारी कल्याण योजना, वेलफेयर स्कीम फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स। मान लीजिए वो ऐसा करते हैं कि जैसे फार्मर्स को 6,000 दिए जाते हैं, ऐसे हम स्मॉल ट्रेडर्स को 3,000 रुपए देंगे, तो हो सकता है 3,000 उसको दें और उसमें शर्त रखें कि जो तुम इनकम टैक्स नहीं भरते तो ही तुमको ये पैसा देंगे, बिकॉज दिस इज ओनली मेंट फॉर पुअर पीपल, सो यू मस्ट नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, ओनली देन वी विल गिव यू 3,000। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा सब उसको सोचना पड़ेगा कि इसको फाइनेंस मिनिस्टर को, यानी इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिशनरी। वो उनके विवेक पे आधारित है कि उनको ठीक लगेगा वैसे स्कीम निकालेंगे कि स्मॉल ट्रेडर विल गेट 3,000 रुपए, बट कंडीशन इज दैट ही मस्ट नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर वगैरह। अगर वो ऐसा करते तो अल्टीमेटली डिस्पोजेबल इनकम क्या होती, 7 लाख रुपए की इनकम है, इनकम टैक्स भरना नहीं है, मतलब वो सब बच गया, और यहाँ पर 3,000 रुपए सपोज ट्रांसफर पेमेंट या वेलफेयर स्कीम का प्लस मिला, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो 7 लाख 3,000 रुपए आए। तो इसने भी समझो ये जो 3,000 थे उसने भी आपको बम्पी राइड जो थी उसमें थोड़ा सस्पेंशन का काम किया, झटके थोड़े कम किए, तो ये भी स्टेबलाइजर ही था। ट्रांसफर पेमेंट या वेलफेयर स्कीम दे आर आल्सो स्टेबलाइजर, पर वो कैसे, वो डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजर है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू लॉन्च द स्कीम, गवर्नमेंट हैज टू अप्लाई द ब्रेन एंड लॉजिक, देन इट विल वर्क। आपके पास इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट ने लॉजिक अप्लाई किया ना, तभी तो 7 लाख पर नहीं चढ़ता। पर आप समझो वो एवरी ईयर सोचने नहीं बैठता, ये तो आजकल चेंज हो रहा है, पर अदरवाइज तो स्लैब जो है वही है ना, हर साल तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक बार सोचिए हर साल वो सोचने नहीं बैठेंगे, वेयर ऐसी जो नई स्कीम होगी तो एवरी ईयर दे आर थिंकिंग अबाउट इट। असल एग्जांपल मैं बताऊं, पिलर 1 डी याद करो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या थी, कि उसमें ये जो भाई साहब थे उसने जो भी 55 रुपीस कंट्रीब्यूट करने थे, गवर्नमेंट भी 55 रुपीस कंट्रीब्यूट करती, फिर ये रिटायर हो जाता है इसको 3,000 रुपए मिलते, फिर ये मर जाता है इसकी वाइफ को 1,500 मिलते, ऐसी वो योजना थी श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम थी। उसमें शर्त क्या थी याद करो, शर्त ये थी कि जो बेनिफिशियरी है ही शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स पेयर को बैन क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कंट्रीब्यूट कर रही थी ना भाई, ये बेनिफिशियरी 55 रुपीस सब्सक्रिप्शन भरता पेंशन का, तो गवर्नमेंट भी 55 रुपए भरने वाली थी, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि मैं अमीर लोगों की पेंशन का इंतजाम करूं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन डाला था कि बेनिफिशियरी मस्ट नॉट बी अ इनकम टैक्स पेयर। सो ऑटोमेटिकली समझो कि अगर ये जो जेठालाल था उसकी वो टैक्स ब्रैकेट से हट जाएगा, तो फिर वो ऐसी स्कीम को भी ज्वाइन कर सकता है, तो हो सकता है भविष्य में उसको 3,000 रुपए मिल भी सकते हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स समझो खुद में ही एक कंडीशन है जो आपको स्टेबलाइज कर देता है। तो ऐसी बात है कि ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन जो आदमी है ही एग्जिटेड इनकम टैक्स स्लैब ऑटोमेटिकली। अजय देवगन उसके रेड मारने नहीं आएंगे, अब तुम गरीब हो गए तो ये लो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, नहीं, वो अपने आप ही निकल गया, और वो अपने आप ही ऐसी सब स्कीम के लिए एलिजिबल भी बन गया बिकॉज ऑफ द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या था, कट ऑफ क्या था कि तुम इनकम टैक्स पेयर हो कि नहीं हो। इसलिए ये जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, पॉवर्टी वाले जो ऐसे स्कीम जहां पर कुछ लिखा हो, दे टेंड टू बी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स टू हेल्प अ पर्सन, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। ऑन द अदर हैंड ये जो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या होता है, जीएसटी ऐसी चीज है कि इट डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिच पर्सन एंड द पुअर पर्सन। वो तो 18% लगेगा, या आप गरीब है कि अमीर है, सपोज बिस्किट खाने के लिए लगता ही है। तो ये तो ऐसा टूल है जो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा इकोनॉमिक स्लोडाउन में, सिवाय कि सरकार या जीएसटी काउंसिल खुद से डिसाइड करे। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस पे जीएसटी पहले 28% लगता था, कोरोना में उसको थोड़ा डिक्रीज किया, मे बी 12% या कुछ किया था, पर वो सब क्या, वो सब डिस्क्रिशनरी चीज है, सरकार के विवेक पे आधारित है। ऑन द अदर हैंड व्हाट अबाउट द रेपो रेट, व्हाट अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो देखिए आरबीआई गवर्नर या मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल ने उसको चेंज करना होगा, वो खुद से चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक जमाने में रेपो रेट 8% हुआ करता था, फिर 6% किया था, फिर कोरोना आया तो 4% किया था। क्यों, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल को लगा कि चीप लोन सारी टू बूस्ट द इकोनॉमी। ये क्या मामला था, पिलर 1 2 याद करो मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर तो वो तो वोटिंग से डिसीजन लिया ना मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल ने, तो ये तो सब डिस्क्रिशनरी हुआ कि अपने आप नहीं होता, वो तो विवेक लेना पड़ता है। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल पॉवर्टी वाली स्कीम है, वैसे तो वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, बट जब वो न्यू या फ्रेश बनाई जाए फर्स्ट टाइम, तो उस केस में हो सकता है वहां पर भी गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन अप्लाई करे। जैसे कोरोना में मेरे ख्याल से एक स्कीम आई थी पीएम स्वनिधि कि जिसके अंदर ये सब स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन मिलना था, जो पहले नहीं मिलता था। तो फर्स्ट टाइम करे तो फिर वो उस वक्त तक डिस्क्रिशनरी है, पर उसके बाद वो बोल दे कि अब ये परमानेंट है, शाश्वत है, पूरी जिंदगी आजीवन है, तो फिर हर अगले साल जब स्लोडाउन आएगा तो वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करते हैं।
अब वो तो मतलब एमसीक्यू में किस टोन में पूछ रहा है उस हिसाब से आपको टिक करना है। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बॉन्ड प्राइस। तो ये तो सब डिस्क्रिप्शन पे निर्भर है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या सोच रही है कमिटी, आरबीआई क्या सोच रहा है, बॉन्ड प्राइस तो गवर्नमेंट या कंपनी ने इशू किया उनका क्या सोचना है, पर्सनल इनकम टैक्स वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, ये हमने समझा। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है एमसीक्यू का, बाकी ऑप्शन को आपने एलिमिनेट करना है, फिर जो बचे उस हिसाब से चलना। इसमें भी ग्राफ समझ के 500 के डाउट लेके हम पूछ सकते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं। तो जस्ट एक्सेप्ट जो 3-4 लाइन में आपको समझ आ गया। और भी प्रश्न है, मतलब और भी टॉपिक पढ़ने पर ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट ब्रेक। तब तक ये पीवाईक्यू जो पूछा था प्रीलिम्स में उसको आप ऑब्जर्व करो, इसको ब्रेक के बाद हम सॉल्व करते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। टू मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। सीधा आपकी स्क्रीन पे वोटिंग लाइन आ गया, आपको जो जवाब ठीक लगता हो, एबीसीडी वगैरह। ऑप्शन ई अगर आप स्किप करना चाहें, सो योर वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। एबीसीडी टिक कर चैट बॉक्स में मत लिखो, क्योंकि मुझे करेक्ट आंसर किसने किया वो आप टिक करते हैं तभी सिस्टम दिखाता है। जैसे हिमशिखा, अनिला, मिनोमी, आशुतोष, साहिल, इकरा, मिस्टर भारद्वाज, गौतम, आशीष, चित्रा, सोनिया, नवनीत, प्रियंक, ये सब ये लोग हैं जिन्होंने टिक सही किया है वोटिंग में। विकास, पलक, निकिता, मोनी, इशिता, नूफान, दीपाली, ब्रिज, अमित, शैलजा, अनुभव, प्रशांत, ये सब लोग। फिर तुषार, रागिनी, अक्षर, रोबो, अनिरुद्ध, सौरभ, इशिका, रिया, अमित, भार्गव, करेक्ट आंसर। कल याद करो कि हाईवे क्या एक एसेट है देश के लिए, क्योंकि उसमें हम प्रोडक्शन जो भी है उसको आगे पहुंचा सकते हैं, इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में हम लिखेंगे। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट हाईवे बनाने के लिए लोन देती है, मतलब यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट गोइंग है, तो वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द यूनियन, व्हेन यूनियन गिव्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये एक जात का डेट फाइनेंस ही तो हुआ, क्योंकि लोन नीचे दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डेट फाइनेंस। यूनियन इज गिविंग डेट फाइनेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिल्ड हाईवे। अभी अगर ये बासेल 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट सरकारी बैंकों के और नए शेयर्स खरीद ले फॉर वन पब्लिक ऑफर में, और ऐसा करके यूनियन गवर्नमेंट उनको 500 करोड़ दे दे, तो उसको क्या बोलोगे, इक्विटी फाइनेंस है। हाँ, क्योंकि शेयर्स परचेज हो रहे हैं, इक्विटी फाइनेंस है। और ये भी यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हुआ ना, क्योंकि यूनियन का पैसा आउट गोइंग है और शेयर्स जो है वो एसेट है, तो इसलिए ये कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में लिखा जाएगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, करेक्ट, व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो तो गलत है ना भाई, क्योंकि दोनों ही बोथ ऑफ देम आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोलता है कि नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने खर्चे के कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या, ऐसी कोई भी चीज आपको मतलब लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए, इनकम जनरेशन के लिए मदद करे, उसमें जो पैसे डालो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो सब हैंडआउट में मैंने पूरी लिस्ट दी है कि मान लीजिए अगर आप वैक्सीन का पेटेंट खरीद लेते, कोई बुक, म्यूजिक, मूवी, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के कॉपीराइट लेते, कोई नाइकी का वो जो ऐसा swoosh वो ब्रांड लोगो खरीद लेते, केएफसी बर्गर का ट्रेड सीक्रेट खरीद लेते, तो ये सब में जो पैसा कंपनी खर्च करेगी वो सब क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टेक्नोलॉजी एक्वायर किया वो भी आप समझो इसी के अंदर लॉजिकल थिंक के हिसाब से बैठता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सो वन इज राइट, टू इज रॉन्ग, जब क्या भाई ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अभी एक दो और भी सवाल है वो दूसरे ब्रेक में सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है। एक एग्जांपल बड़ा याद रखना, इनकम टैक्स। मान लीजिए पहले गेमिंग पर 18% जीएसटी लगता हो, लेकिन फिर अभी जीएसटी काउंसिल ने बढ़ा के 28% कर दिया। क्यों और कैसे किया वो लास्ट वीक हम समझ चुके। अब इसकी इंपैक्ट क्या होगी कि जो लोग गेमिंग एप्स खरीदते थे या उस पे दाव लगाते थे तो पहले से कम लगाएंगे। जो लोग पूरा दिन गेम्स के चक्कर में मैं तो बहुत हाई एंड गेमिंग पीसी खरीद लूंगा, मोबाइल खरीद लूंगा महंगा वाला, वो भी थोड़े अभी कम हो जाएंगे।
जो गेमिंग कंपनियां थी वो पहले जितने सर्वर नहीं खरीदेंगी या ज्यादा सर्वर खरीदेंगे तो उसमें भी कुछ को निकाल देंगे, इतना सब नहीं चाहिए। और जो सर्वर या मोबाइल फोन के अंदर आप माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज करते हैं, वो जो कंपनी बनाती होगी AMD इंटेल, वो लोग भी पहले जितने चिप्स नहीं बनाएंगे। इन अदर वर्ड्स, ये जो जीएसटी 18 से बढ़ा के 28 किया, तो यानी वी इंक्रीज द टैक्स, और इसकी इकोनॉमिक आउटपुट या जीडीपी पर क्या असर हुई? जीडीपी गिर गया या इकोनॉमिक आउटपुट गिर गया। गेमिंग एप्स गिर गए, मोबाइल प्रोसेसर चिप्स गिर गए, हाई एंड गेमिंग पीसी का प्रोडक्शन गिर गया। तो याद रखना है, टैक्स मल्टीप्लायर हैज इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। वैसा क्या ना, मल्टीप्लायर का मतलब क्या कि वो जैसे महाभारत वगैरह की आपने पुरानी सीरियल देखी हो, एक तीर छोड़े और उसमें से तीन तीर निकलते थे, ऐसा ये टैक्स भी एक ऐसा तीर है कि उसमें से और बहुत सारे, तो इट इज अ मल्टीप्लायर। लेकिन वो कैसा है? वो नेगेटिव मल्टीप्लायर है, सबको डाउन कर देता है। किसको डाउन करता है? इकोनॉमिक आउटपुट को। सो फॉर एमसीक्यू रिमेंबर, टैक्स मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर ऑन इकोनॉमिक आउटपुट और ऑन जीडीपी ग्रोथ। दूसरी एक ऐसी कॉज कॉन्सिक्वेंस याद रखनी है, स्टील, सीमेंट, गेहूं, चावल मैं और आप भी खरीदते हैं, सरकार भी खरीदती है। कब खरीदेगी? हाईवे रोड सब बनाना है तब। अनाज क्यों खरीदेगी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। क्यों? ये मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन, नेशनल फूड सिक्योरिटी के सब में उसको गरीबों को देना होता है, वो सब क्या पिलर 6 में देखेंगे। तो ये सब जो टोटल डिमांड है उसको हम क्या बोलें? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में और भी कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह, अपन वो पिलर 4 में समझेंगे। अभी के लिए समझो कि गवर्नमेंट परचेज से एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, चेंज होती है। सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा कम करेगी, डिक्रीज होगी। दूसरा, गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है या गवर्नमेंट जो आपको मनी ट्रांसफर करती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंदर 6000 रुपये फार्मर्स को ट्रांसफर करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी डिस्पोजेबल इनकम को फर्क पड़ता है। कैसे? अगर टैक्स बढ़ते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, खर्चा करने योग्य रकम कम हो जाती है। अगर गवर्नमेंट पैसा ज्यादा आपको ट्रांसफर करती है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम, खर्चा करने योग्य इनकम बढ़ जाती है। एंड इट आल्सो अफेक्ट्स द सेविंग, खासकर टैक्स कि अगर गवर्नमेंट के तुम एनपीएस में पैसा डालोगे 50,000 तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तब ज्यादा पैसा एनपीएस में डालोगे। और साथ ही साथ मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन में पैसा ले रही है, तो फ्यूचर के अंदर लोग ये सब टैक्स सेविंग और वो सब गिनती के चलते रिकार्डो को याद करो, दैट विल आल्सो अफेक्ट वो सेविंग कितनी करेगा, क्या करेगा। इन अदर वर्ड्स, टैक्स एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर्स अफेक्ट सेविंग्स एंड डिस्पोजेबल इनकम। और आप समझो आपकी कितनी पैसा सेविंग है, कितना खर्चा करने योग्य है, उस हिसाब से आप भी तो कितना परचेज करोगे उस डिसीजन पे असर होता है। एंड अल्टीमेटली क्योंकि आपके परचेज डिसीजन पे असर होता है, तो जो एग्रीगेट डिमांड है उस पे असर होता है। दिस इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। तो मतलब वो असर्शन रीजनिंग में कुछ पूछे या इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन दिस पूछे, तो वो याद रखना है कि कैसे कैसे होता है। तो फिर आप अच्छा, तो ये टैक्स लीड्स टू डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू परचेज डिसीजन लीड टू एग्रीगेट डिमांड, तो ये तो मतलब बिल्कुल की खिचड़ी हो गया भाई। वो डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट ऑफ द एमसीक्यू क्या है। अब मान लो सीधा ये पूछा जाए कि सपोज टॉपिक अल्कोहल या कार्स हैं, उस पे जीएसटी आप ज्यादा करोगे कम करोगे, तो सीधा भी तो असर हो सकता है ना कि एग्रीगेट डिमांड सीधी चेंज हो जाए। तो डिपेंड करता है एमसीक्यू में किस टोन में वो पूछ रहा है। एक और चीज वो एमसीक्यू में रखनी है कि बजट या फिजल पॉलिसी के 3 उद्देश्य होते हैं या 3 कार्य होते हैं, 3 फंक्शन। पहला होता है फंक्शन ऑफ एलोकेशन, क्या एलोकेट करना है? वीडियो गेम्स, अरिजीत सिंह की म्यूजिक डीवीडी नहीं भाई, वो सब तो प्राइवेट गुड्स हैं जो आप पैसा लेके खरीदते हैं। जो पब्लिक गुड्स हैं, डिफेंस, रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन, आपको आजकल प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पर जब नहीं थे तब आप विजुलाइज करो कि किसका काम था, सरकार का काम था। तो ऐसे जो पब्लिक गुड्स हैं जो सबको सार्वजनिक रूप से मिलने चाहिए, जिसका कोई अलग पैसा नहीं होना चाहिए, हर एक को मिले, किसी को फी नहीं देनी पड़े, वो सब हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो उन पब्लिक गुड्स को एलोकेट करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कैसे करती है वो? बजट द्वारा। दूसरा, बजट का काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण। पुनर्वितरण किसका करना है? नेशनल इनकम का। कैसे करना है? अमीर पे इनकम टैक्स लगाना 5 20 30 और गरीब को फिर वो दे दो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपये, सो रिच टू पुअर वेलफेयर स्कीम के जरिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तीसरा बजट का काम है स्टेबिलाइजेशन, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण कब करना है? जब इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही हो, ये पॉइंट पे, तो गवर्नमेंट ने ज्यादा सब हाईवे हॉस्पिटल बनाने चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कंस्ट्रक्शन का कुछ काम मिल जाए और उनकी जो भी इनकम है स्टेबल है, लाइफस्टाइल स्टेबल है। सो थ्रू काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी, स्टेबिलाइजेशन इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव। तो ये याद रखना है, क्या फंक्शन है? 3 याद रखने, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलाइजेशन। अभी कुछ ऐसे और एक एक लाइन के टर्म्स याद रखने, उसको एक एक लाइन में याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं। फर्दर पीएचडी नॉट रिक्वायर्ड, सिवाय कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। दूसरा, ये जो अभी मैं आपको 4 शब्द सिखाऊंगा उसका हिंदी भी नहीं याद करना है, क्योंकि ये सब प्रीलिम के लिए काम है, मेंस में उसका अलग कोई उपयोग नहीं। एक होता है रिडेम्पशन या टर्मिनल एन्युइटी। वो वर्ड का ऐसा मतलब है कि नियमित रूप से सरकार अपने लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस चुकाए, उसके साथ जुड़ा हुआ टर्म है। रिडेम्पशन या टर्मिनल एन्युइटी क्या है? व्हेन गवर्नमेंट रीपेज द लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल। दूसरा, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट लोन में पैसा ले और एक स्पेशल फंड बना दे और उसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करती रहे, जब भी उसको कहीं से सेविंग में पैसा है, डिविडेंड का पैसा है, कुछ भी, और इसको बफर के रूप में यूज करे, ताकि जिस दिन लोन रीपे करना, मान लीजिए 2030 में, तो इस सिंकिंग फंड में से थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें चला जाएगा, तो गवर्नमेंट को अचानक शॉक नहीं लगेगा। वरना नॉर्मल सारे काम डिस्टर्ब हो जाएगी, उस साल आईएएस ऑफिसर की सैलरी नहीं दे पाए क्योंकि भाई सारा पैसा तो लोन रीपेमेंट चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सिंकिंग फंड या बफर फंड क्रिएट करना चाहिए, लोन लिया तो, और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए ताकि लोन रीपेमेंट की तारीख में उस सिंकिंग फंड में से पैसा रिटर्न कर सको। इंग्लैंड में पहले ये ट्राई किया था, तो इसको कहते हैं सिंकिंग फंड। ऐसा इंडिया में भी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो सीएसएफ नाम की चीज थी, वो वेज एंड मींस एडवांस, इसके पहले पढ़ा था, पिलर 1 सी शेयर मार्केट याद करो। तीसरा होता है कन्वर्जन या रिस्ट्रक्चरिंग। वो ऐसा कहता है कि मान लीजिए लोन का इंटरेस्ट रेट हो 18% और टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, लेकिन बाद में उसको चेंज किया जाए कि ब्याज अब 16% ही और 10 इयर्स का कर देते हैं, तो पुरानी लोन के ब्याज या मियादी में मॉडिफिकेशन किया जाए। व्हेन कन्वर्टिंग द ओल्ड लोन विद सम मॉडिफाइड इंटरेस्ट या टेन्योर, तो उसको कहते हैं कन्वर्जन या रिस्ट्रक्चरिंग। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या है? पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लिया जाए। व्हेन यू टेक अ न्यू लोन टू रीपे द ओल्ड लोन। लास्टली, रेपुडिएशन क्या है? रेपुडिएशन मतलब खारिज कर देना, मतलब सरकार ये कि हम लोन वापस नहीं करेंगे, जो करना होगा। ऐसा हुआ था रशिया के अंदर, रशियन क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन के बाद लेनिन की जो सरकार आई, तो उन्होंने हमसे पहले जो जार नाम के राजा की हुकूमत थी, तो उसने ये फ्रेंच या यूरोप से जितना लोन लिया था, तो मैं लेनिन बोलता हूं हम ये लोन वापस नहीं करेंगे, जो करना कर। रिकॉग्नाइज द ऑब्लिगेशन टू रीपे द लोन, तो उसको हम कहते हैं रेपुडिएशन। आपके तो भारत सरकार ने भी ऐसा कर देना चाहिए भाई। तो रेपुटेशन करेंगे तो फिर रेपुटेशन भी तो खराब हो जाएगी ना, आपकी साख खराब हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास लेने जाओगे पैसा, वो नहीं देंगे, तुम तो वापस ही नहीं करते। अब कुछ कोरोना के बाद अफ्रीका के कुछ देश, मेरे ख्याल से नाइजीरिया, इथियोपिया, किसने उसने रेपुटेशन कर दिया, हम वापस नहीं करें, हमारी कैपेसिटी नहीं और हम ये गिनते भी नहीं है, वी नॉट डू दिस। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डू इट। इनफैक्ट एक रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी पाया कि गवर्नमेंट ने हमेशा लोन वापस किए हैं। सो अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड अगर आप एनालिसिस करें तो बहुत ही जिसको साथ वाली अपने देश है, फिर भी अपने साथ नाइंसाफी होती है। वो ऐसा, इंडिया का क्रेडिट रेटिंग कितना है? BAA के आसपास, जबकि इंडिया ने कभी भी रेपुटेशन नहीं किया, हमेशा सारे लोन टाइम पे रीपेमेंट किया है। तो आइडियली तो डबल रेटिंग दे दो ना, अपन वो नहीं देंगे। क्यों? इकोनॉमिक सर्वे एक्यूज करता है कि ये जो सब मूडी, स्टैंडर्ड पुअर वगैरह, ये सब का रेशियल बायस है इंडिया का, कि अमेरिका यूरोप के होंगे देश तो उसको बेस्ट वो रेटिंग देंगे, इंडिया चाइना रशिया नहीं, तुम तो सब गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे रहेगा। एनीवेज, सो दैट दोस वर सम ऑफ द टर्म्स एमसीक्यू के लिए एक लाइन में याद रखने। हमने समझा डेफिसिट के टाइप, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, डेविड रिकार्डो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, रेटिंग डाउनग्रेड, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी। इसके बाद का मुद्दा फिजल स्टिमुलस,
तो आपको देख के क्या लगता है, ये आदमी को बॉडी बिल्डिंग करना है तो टाइम लगता है 10-12 साल की बॉडी बनाने, पर ये स्टीरॉइड लेके जल्दी जल्दी बॉडी बिल्ड करना है। तो फिजिकल स्टिमुलस भी कुछ ऐसा ही होता है। अराउंड 2007 हम लोग समझेंगे कि अमेरिका के अंदर एक क्राइसिस आती है जिसको बोलते हैं सबप्राइम क्राइसिस। वो क्या थी पिलर 3 में देखेंगे। उसके चलते इंडिया के भी अंदर सबप्राइम क्राइसिस के बाद 2007 के बाद अपने एक्सपोर्ट्स डाउन हो गए, लोगों के जॉब चले गए, खासकर आईटी बीपीओ कॉल सेंटर के अंदर जो काम करते थे उनका काम चला गया, क्योंकि अमेरिका मंदी है, ये लोग उधर ही तो सब सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब ये वाली जो चीज है तो ये ऐसा समझो इकोनॉमी में तेजी मंदी चलती है, करेक्ट। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करे नहीं करे कभी तो वापस खड़ा, पर अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी तो क्या होगा, ये लो वाली फेज में ये सालों साल 20 साल चले, फिर जाके धीरे धीरे खड़ा होगा। सो दैट इज नॉट गुड। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि मैं इनको स्टीरॉइड का इंजेक्शन दे देता हूं, किनको, ये इकोनॉमी के अंदर जो भी एक्टर्स हैं वो इंजेक्शन कैसे देंगे कि सरकार प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, कस्टम्स ड्यूटी कम कर दे एक्सपोर्ट पर, बिजनेसमैन को वो टैक्स बेनिफिट दे दे कि तुम कोई नया ट्रक या कमर्शियल व्हीकल खरीदोगे तो उसका इतना डेप्रिसिएशन का फायदा होगा, इतना इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स में माफ कर देंगे तुमको, ताकि वो दे नया ट्रक खरीद ले, ताकि जो भी अशोक टाटा वगैरह कंपनियों को ऑर्डर मिल जाए, उसके बैक एंड स्टील कंपनियों को ऑर्डर मिल जाए। सो लाइक द गवर्नमेंट विल गिव इंजेक्शन टू रिवाइव द इकोनॉमी। किसानों को कहा जाए कि अच्छा हम आपसे 1700 रुपये पर 100 किलो के भाव पे अनाज खरीदते थे, उसको बढ़ा के हम लोग कर रहे हैं कि 2300 रुपये में खरीदेंगे। तो इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के प्राइस बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा सब टेम्पररी जब किया जाता है कि टेम्पररी गवर्नमेंट अपने टैक्स कम कर दे और पब्लिक प्रोक्योरमेंट सरकारी खरीद को बढ़ा दे, तो उन सबको हम कहते हैं फिजल स्टिमुलस, राजस्व प्रोत्साहन पैकेज। कोरोना में भी ऐसा किया गया। आरबीआई ने अपनी तरफ से क्या किया, रेपो को कम कर दिया, पहले जो 6 था उसको 4 कर दिया, सीआरआर को भी कम कर दिया, पहले 4 था उसको करीब 3 कर दिया, और भी बहुत सारे लोन विंडो खोले वगैरह। सरकार ने अपनी तरफ से 70 लाख करोड़ रुपए का सब इंतजाम किया। उसमें बहुत सारे मतलब कि जैसे मत्स्य संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पीएम स्वनिधि 10,000 का लोन से लेके ईसीएलजीएस स्कीम, वो सब एमएसएमई वालों के लोन के इंतजाम करे, वो सब सरकार ने किया। तो आरबीआई ने 13 लाख प्लस गवर्नमेंट ने 17 लाख करोड़, कुल मिला के 30 लाख करोड़ का कुछ पैकेज बनाया गया। तो ये जो पैकेज है उसको क्या बोला गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज या इनिशिएटिव या तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या हम ये कहें कि ये जो 30 लाख करोड़ रुपीस है ये फिजल स्टिमुलस पैकेज है। उसको फिजल स्टिमुलस कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप समझो उसमें आरबीआई का भी कंपोनेंट है, और आरबीआई जो करे वो क्या है, वो फिजल पॉलिसी नहीं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर रेपो चेंज करना वगैरह। तो अगर वो सब पीनट्स है उसको चॉकलेट में डालोगे, आपको ये मंच या पार्क या कैडबरी 5 स्टार है तो वो प्योर चॉकलेट नहीं है, वो कुछ और है, एनर्जी बार बोल सकते हैं उसको, चॉकलेट नहीं बोल सकते। सिमिलरली ये 30 लाख करोड़ को हम चॉकलेट नहीं कह सकते, मतलब फिजल स्टिमुलस नहीं कह सकते, उसको हम क्या कहें, इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज वगैरह। तो आत्मनिर्भर भारत क्या है, फिजल स्टिमुलस उसमें है, पर वो थोड़ा है, कितना 17 लाख करोड़, जो टोटल है 30 लाख करोड़ फिजल स्टिमुलस नहीं, वो इकोनॉमिक स्टिमुलस है, बिकॉज़ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज आल्सो इन्वॉल्वड इनटू दैट। ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसके बारे में और समझेंगे पिलर 4 में, तभी उसमें जाने। और ये वैसे भी मेंस का मुद्दा, मेंस में भी ये फेल हो चुका है, कोरोना चला गया उसके बाद ये भी चर्चा होगी, और इनफैक्ट यूपीएससी ने मेंस में एक दो बार इधर उधर कुछ भी लिया, तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है अपने लिए। खैर हम समझेंगे मेंस के लिए, बट आफ्टर दिवाली। तो फिजल स्टिमुलस हमने समझा। फिर दूसरा मुद्दा है ऑस्टेरिटी। ये आदमी अपनी बेल्ट को टाइट करे, इसका मतलब क्या, मैं फिजूल खर्ची कम करूंगा, आई विल नॉट वेस्ट माय मनी अननेसेसरीली। तो अगर ऐसा सरकार करेंगे फिजल ऑस्टेरिटी, फिजल ऑस्टेरिटी, क्योंकि आप समझो फिजल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो तो खराब चीज है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक साइड जस्टिफाई करो तो रिकॉर्ड हो तो सब गलत हो गया, मैं सही हूं, मुझे सब आता है, बट यू नो इन योर हार्ट दैट हाई लेवल ऑफ डेट, कोई भी उधारी बहुत ज्यादा हो खराब चीज है, इट इज बैड फॉर इकोनॉमी। तो फिजल कंसोलिडेशन करना पड़े। फिजल कंसोलिडेशन का मतलब क्या, वी शुड रिड्यूस द लेवल ऑफ डेट, घाटे को कम करना चाहिए। तो कैसे कम कर सकते हैं, एक तो आप सब्सिडी की साइज को कम कर दो, क्योंकि सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू शुड रिड्यूस इट, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेफिसिट कम हो जाएगा। सब्सिडी सरकार ने कम की है, हाँ, पेट्रोल के भाव सरकार नहीं तय करती, डीजल के भाव सरकार नहीं तय करती, मार्केट को अलाउ किया तुम करो, और उस पर सरकार की कोई सब्सिडी नहीं, पहले सब्सिडी थी अब नहीं है, तो वो सब्सिडी की साइज कम होगी। दूसरा, एलपीजी सिलेंडर खरीदने पे आपको सब्सिडी मिलती थी, उसका नाम है पहल सब्सिडी, वो 200 टू 300 रुपये कुछ आती थी, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने रूल्स थोड़े ट्यून अप किए हैं। जो कोई इंसान है जिसकी एनुअल 10 लाख या उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट उसको पहल सब्सिडी ब्लॉक कर देती है। अगर हस्बैंड की इनकम है तो हस्बैंड की भी बंद, और उसकी वाइफ की भी सब्सिडी बंद, और वाइफ की इनकम है तो उसकी भी नहीं मिलेगी सब्सिडी, और उसके हस्बैंड को भी नहीं मिलेगी। तो मतलब आइदर जो भी एक भी स्पाउस है उसकी 10 लाख उससे ज्यादा इनकम है, सब्सिडी स्टॉप फॉर द होल देयर कपल। इससे ऑटोमेटिक फायदा सरकार का खर्चा कम हो गया। तीसरा, केरोसिन पे सरकार पहले सब्सिडी देती थी, क्योंकि सरकार का ये सोचना था ये जो सब गरीब लोग हैं वो प्राइमर स्टोव जला के खाना पकाते हैं, उनके घर में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो लालटेन से अपनी लाइट जलाते हैं, इसलिए केरोसिन को वो सस्ता बेचते थे, सब्सिडी देते थे। पर धीरे धीरे हम लोग आगे पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि अब प्राइमर स्टोव से खाना पकाना नहीं, क्योंकि एलपीजी के लिए उनकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आपको ये केरोसिन वाला लालटेन से लाइट करना नहीं, क्योंकि उसके लिए वो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, बहुत सारी अलग-अलग स्कीम्स हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट बल्ब्स टू द पुअर पीपल। तब सरकार ने केरोसिन की सब्सिडी को बंद कर दिया है। वैसे क्या कि 25 पैसा खत्म करते गए सब्सिडी, एंड ऑटोमेटिकली एक दिन कैसा सारी सब्सिडी खत्म। तो ये भी एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट एक्शन टू रिड्यूस सब्सिडी। और भी सरकार करे, हिंदुस्तान फोटो फिल्म, एचएमटी, तुंगभद्रा स्टील, ये सब लॉस मेकिंग सरकारी कंपनी थी, सरकार ने इनको बंद कर दिया। आईडीबीआई लॉस मेकिंग बैंक थी, उसको बेच दिया, एलआईसी को बाद में दूसरे इन्वेस्टर को। एयर इंडिया लॉस मेकिंग थी, टाटा को बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द लॉस मेकिंग बैंक्स एंड सरकारी कंपनीज। तो ये सब जो हो रहा है उसको आप कलेक्टिवली क्या बोलोगे, फिजल कंसोलिडेशन कहते हैं या फिजल प्रूडेंस कहते हैं। राजकोषीय एकत्रीकरण जो फैला दिया था उसको समेटना, या खर्च में विवेक। और भी उसमें किया जाता है, जैसे कि इवन एट स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, पहला सरकारी कार्यक्रम में किसी को गुलदस्ते नहीं देंगे, नो फ्लावर बुकेज, तो अपने आप उतना खर्चा कम हो गया इन पब्लिक फंक्शन। कोई भी सरकारी मीटिंग 5 स्टार होटल में नहीं होगी, कोई भी ऑफिस में नया एसी कार या इनोवेशन नहीं होगा। जो कोई मिनिस्टर या आईएएस ऑफिसर ने फॉरेन टूर पे जाना है तो उस पे भी रिस्ट्रिक्शन होगी कि मान लीजिए एक साल में एक बार से ज्यादा नहीं जा सके। कोई भी मीटिंग जब तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो जाए तो फिजिकल मीटिंग नहीं करेंगे, ताकि उसका पेट्रोल या टिकट का खर्चा बच जाए। इवन इन द पार्लियामेंट ऑल्सो, पहले जो पार्लियामेंट की कैंटीन में बहुत सस्ते में मान लो 5 रुपये में इडली मिलती थी, अभी 80 रुपये या 100 रुपये कर दिया, ताकि उधर भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्ता सस्ता मिलता था खाना, वो सब्सिडी कम कर दी। तो ये सब कुछ क्या है, फिजल कंसोलिडेशन या प्रूडेंस। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पेयर बेस्ड क्वेश्चन, या 1 2 3 4 में से कितने इसके एग्जांपल है, तो लॉजिक लगाना, जिसमें भी सरकार का टैक्स पेयर का पैसा बचता हो वो सब कंसोलिडेशन या प्रूडेंस है। 2014 से लेके 18 तक भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यन, और वो साफ साफ वो तो बोलते थे कि ये फिजल डेफिसिट वो खराब चीज है, फिजल स्टिमुलस मतलब ये जो टेम्पररी स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेके आप इकोनॉमी को रिवाइव करते हैं वो भी खराब चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो सब नुकसान करता है। सो वी शुड फोकस ऑन फिजल कंसोलिडेशन, वी शुड नॉट डू फिजूल के खर्चे वगैरह वगैरह। फिर एक नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, तो उसका सब डबल डोर की टाइप के सर्वे के चैप्टर लिखे उसने। 2019 में क्या बोलता है कि फिजल डेफिसिट खराब चीज है, तो हमें फिजल डेफिसिट कम करना चाहिए और फिजल प्रूडेंस करना चाहिए, मतलब पैसा बचाना चाहिए। सेम आदमी 2020 और 21 में दूसरी तरफ से बोल के बजाता है कि नहीं सरकार ने दे देना था, फिजल डेफिसिट करनी चाहिए, इकोनॉमिक रिवाइव के वो जरूरी है।
इसके आगे और भी आर्गुमेंट ले जा सकते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है, पर वो सब जीडीपी में समझेंगे। एनीवेज नाउ द क्वेश्चन इज तो फिर भाई एमसीक्यू में क्या टिक करना है, अगर दोनों तरफ से टोल की बजा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कौन से टोन में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आपने टिक करना है। मतलब ये फिजूल खर्ची वो सब बंद करा के रोकना या फिजूल प्रोडक्ट दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज आल्सो पॉजिटिव थिंग। एंड फिजूल डेफिसिट में आल्सो हैव टू बी डन, अगर आप काउंटर साइक्लिक फिजूल पॉलिसी परस्यू करें। इसको थोड़ा और आगे ले जाएं तो आजकल एक और नेगेटिव चीज चलती है, फ्री बाय या रेवड़ी। इलेक्शन आने से पहले मतलब सबको 3-3 हज़ार रुपए दे देंगे, फ्री में 200 यूनिट बिजली दे देंगे वगैरह। तो ये कहां तक सही या गलत है, इसके सारे आर्गुमेंट समझने पर वो मींस का मुद्दा है, तो दिवाली के बाद जो मींस का क्लास होगा उसमें हम समझेंगे। अनअकैडमी लाइक नेटफ्लिक्स तो उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं, पर वो कोर्स अलग है, ताकि ऑप्टिमल हैंड ओवर लंबे नहीं हो जाए, दोनों अलग रहे। हाँ, तो फिजल स्टिमुलस ऑस्टेरिटी वो सब हमने समझा। इसके बाद का मुद्दा एफआरबीएम एक्ट और उसका एस्केप क्लॉज, वो एक लंबा मुद्दा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तब तक ट्राई दिस क्वेश्चन, सो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको आप देखिए। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया होंगे, मैं सीधी वोटिंग लाइन चालू करूंगा, आपको जो ठीक लगता हो वन करेक्ट, टू करेक्ट, बोथ नाइदर। सो योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। पवन, विनय, आनंद, हर्षित, रोहित, अनुराग, आदि, इकरा, मोनी, सौरभ, गौतम, आशीष, नवनीत, ऋतिक, प्रियंक, शांतनु, नुफान, नंद, सिद्धार्थ, रौनक, अभय, पलक, धीरेन्द्र, शैलजा, साक्षी, अंकुर, शिवांगी, प्रियंका, मोहम्मद तबीश, निशांत, दिशा, अमर, फिर तुषार, रोव, अक्षर, रागिनी, विश्वरतन, निशिका, रिया, अमित, अनिरुद्ध, कुशाल, कुशाल एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। लेट्स चेक। देखिए, आप कुछ पैसा डालते हैं बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें एसएलआर में से पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जा सकता है। म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, उसमें से भी कुछ पैसा जीसेक में जा सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग में पैसा डालो, वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड और उधर से भी सरकार को लोन मिल जाता है। तो जब कहते हैं कि जनता की जो फाइनेंशियल सेविंग है उसका कुछ हिस्सा सरकार को लोन मिल जाता है, तो हाँ वो बात सही है, इट इज करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट कि शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड सेविंग गो टू गवर्नमेंट बोरिंग। फिर आप याद करो कि आरबीआई जो सरकार के लिए लोन मोबिलाइज करती है, उसमें एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑप्शन करे। उसमें हो सकता है कि फर्स्ट इन्वेस्टर कहे कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, तो मैं आपको 6% देता हूँ, मतलब मैं 6% लोन इंटरेस्ट रेट पे आपको ये पैसा देने को तैयार हूं। अनदर पार्टी सेज कि आई एम विलिंग टू बाय दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 7% इंटरेस्ट मिले। तो इस केस में आरबीआई ये सस्ते वाले को दे देगा, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने उसको लोन का ब्याज कम चुकाना पड़े। तो इस तरह से जो ऑप्शनिंग से पैसा मोबिलाइज हुआ, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू हुई उसका रेट क्या है, उसको हम मार्केट रेट पे इशू की गई है। जब मार्केट ने डिसाइड किया थ्रू ऑप्शनिंग सप्लाई डिमांड की दिस इज द इंटरेस्ट रेट वी आर कंफर्टेबल, कि इस रेट पे हम लोग आपको लोन, हम मतलब इन्वेस्टर्स आपको गवर्नमेंट को ये लोन दे सकते हैं। और ज्यादातर जो लोन आरबीआई मोबिलाइज करता है वो इस टाइप से करता है। और भी तरीके के गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले, फ्लोटिंग वाले, लिबोर वगैरह से टाइप, वो वाले स्मॉल इन साइज होते हैं। यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, डेटेड सिक्योरिटी, मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहा है, इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स, मतलब ऑप्शन के द्वारा, दे फॉर्म लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। तो हाँ वो बात सही है। तो मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रॉन्ग, सो द रॉन्ग नहीं राइट, सो बोथ 1 एंड 2 आर राइट, सो द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर राइट। क्या आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा डेफिसिट टाइप, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, रिकार्डो, क्राउडिंग आउट, रेटिंग डाउन, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी, फिजल स्टिमुलर, ऑस्टेरिटी मेजर्स, और भी छोटे मोटे मुद्दे जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वगैरह, वो आप देखना। आगे का बड़ा मुद्दा एफआरबीएम एक्ट क्या है। 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने कानून बनाया फिजल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें एक डेडलाइन दी गई 2008
कि 2008 तक भारत सरकार ने अपनी फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर अपना जीडीपी 16 करोड़ है तो फिजिकल डेफिसिट 3 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अपनी रेवेन्यू डेफिसिट 0% होनी चाहिए, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट होनी नहीं चाहिए। दैट वाज द टारगेट इन टू बी अकम्प्लिश्ड बाय 2008। लेकिन फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2012 तक भी वो टारगेट तो अचीव हो नहीं पाया। तो यूपीए कांग्रेस सरकार की हमसे ना हो पाएगा, तो फिर उन्होंने डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया कि इसको बाद में 2018 में करेंगे मान लीजिए। फिर उन्होंने गोल पोस्ट भी चेंज कर दिया कि अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नाम की एक नई चीज है, उसको जीरो करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना अपना टारगेट नहीं है। जैसे वो नए नए गोल पोस्ट भी लेके आए। अब इसको आराम से समझते हैं। हमने देखा कि कैसे फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो तो हाउसहोल्ड का डिप्रेशन होता है, क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट बोरोवर्स होता है, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए और फिर आरबीआई से अगर लोन लेना पड़े तो मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट होता है, जिससे जर्मनी जैसा हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये सबसे अगर लड़ना है तो क्या करना चाहिए? घाटे के ऊपर कोई नियंत्रण होना चाहिए, सरकारी घाटा नियंत्रण का कोई कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट। उसके लिए कानून बना, फुल फॉर्म याद रखना है, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, साल भी याद रखना है 2003 में बना था एफआरबीएम एक्ट। इसमें दो टारगेट थे, यूनियन को भी और स्टेट को भी, कि 2008 तक फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए यूनियन के लिए। और जो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके लिए कि आपके स्टेट का जीएसडीपी क्या है, मतलब आपके स्टेट में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसके 3% से ज्यादा आपकी फिजिकल डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा टारगेट दिया जाए कि या 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कर दो, या कह दो कि वो जीरो बना दो उसको, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो पाते। हाँ, तो टारगेट नहीं हो तो क्या आपसे गोल नहीं हो रहा है तो क्या करना, गोल पोस्ट शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर आप डार्ट से ऐसे खेल रहे हैं और डार्ट नहीं लग रहा है तो क्या करना, वो पूरा जो है उसका बॉर्ड उसी को ऊपर नीचे कर देना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ कि 2012 में यूपीए सरकार को लगा कि ये तो सब हमको 2008 में करना था, वो तो हुआ नहीं और 2012 भी आ गया, तो अभी गोल पोस्ट चेंज कर लेते। तो पहले टारगेट क्या था कि रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है, तो उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो नहीं करना है, हम एक नया इंडिकेटर लेके आते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वो क्या है, वो कल के लेक्चर में देखा था कैसे रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स वेंट फॉर द कैपिटल एसेट क्रिएशन उसको माइनस करके वो सब जॉब लाना था, तो उसको जीरो करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो नहीं कर सकते। फिर डेडलाइन को चेंज कर दिया कि 2008 का मान लो उसको बढ़ा के 2018 में करेंगे, हो गया, हमसे ना हो पाएगा। उसके बाद आई बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार को भी लगा कि हमसे भी ना हो पाएगा, तो 2016 तक उनको लगा नहीं हो गया ये तो सब, तो उन्होंने कमेटी बनाई, एफआरबीएम रिव्यू पैनल, जिसका बॉस वही था एनके सिंह जो अभी 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, उसी की कमेटी बनी, उसका नाम था एफआरबीएम रिव्यू पैनल। तो फिर उसने सब सजेशन किया हाँ इसको और एक्सटेंड कर देते, तो फिर वापस से डेडलाइन या गोल पोस्ट चेंज हो गए। तो अभी क्या है, तो अभी अपने डेडलाइन कुछ ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट भूल जाओ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भूल जाओ, उसको कुछ जीरो नहीं कर सकते। फिजिकल डेफिसिट 2024-25 तक में 3% करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट को जीरो करेंगे 2024-25 तक, ऐसा सब उन्होंने बोला। पर ये भी आप समझो ये करीब 2018-19 की बात है, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना आ गया। तो फिर तो अभी इतनी बात होगी अच्छा लेस देन 4.5% फिजिकल डेफिसिट करे, वो भी जब 2025 या 30 में करेंगे तो की बात है। सो दैट इज द एंटायर सीन, ये सब चार्ट के जरिए आपको माइंड मैप के जरिए हैंडआउट में दिया है। फिर अभी हम लोग फोकस करते हैं ये जो कमेटी बनी एफआरबीएम रिव्यू पैनल, ये क्यों बनाई गई? 2016 में फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, तो उनको लगा ये जो एफआरबीएम एक्ट है ये बहुत ही ज्यादा सख्त है, रिजिड है। मान लीजिए ड्रॉट या सूखा गया, काला गया, तो भी हम किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गिव फार्म लोन वेवर्स, क्योंकि ये तो कानून ऐसा है ना कि तुम डेफिसिट ज्यादा कर नहीं सकते। मान लीजिए अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, जिसके चलते विप्रो में काम करने वाले लोगों की नौकरी चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो सरकार उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे सकती, कानॉट गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, व्हाई, वरना फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, कानून कहता नहीं बढ़नी चाहिए, बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट एट 3%, तो ये तो बहुत ही रिजिड है। वी नीड टू रिव्यू दिस, इसको समीक्षा करनी चाहिए, इसको चेंज करना है, ये कानून को, इसके टारगेट्स को। और इसी के वास्ते उन्होंने कमेटी बनाई एफआरबीएम रिव्यू पैनल, जिसके चेयरमैन थे एनके सिंह, जो बाद में 15 फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन बने। अब आप समझो ये जो 2016-17 में बना, तो ये एक हॉट करंट अफेयर्स की चीज थी। इसमें से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे थे कि अच्छा इसने क्या बोला, ये वाले परसेंटेज को इतना चेंज करना है वगैरह, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि फेवरेट टॉपिक है, उसके फैक्ट मेमोराइज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि समझो वो गोल भी डिलीट हो गए, उसके बाद भी जो गोल है वो भी कोरोना के चलते डिलीट हो चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। फ्यूचर में अगर कोई ऐसी नई कमेटी बनेगी तब देखेंगे। इसके बारे में एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत दिया है वेग आइडिया कि ऐसा कोई कमेटी बना था, बट ये नाम जान लिया उतना काफी है, वी नॉट रीड द रिकमेंडेशंस। फिर उसके बाद कुछ और रिफॉर्म्स लिए गए ये एफआरबीएम एक्ट में कि ये जो टारगेट है 3% वो बहुत सख्त है, इसमें 0.5% रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? तो गवर्नमेंट कैन ओवर क्रॉस द डेफिसिट टारगेट बाय 0.5% ऑफ जीडीपी, अगर इनमें से कुछ कोई भी एक शर्त का पालन हो जाए, देयर आर सम 5 ट्रिगर मैकेनिज्म और कंडीशन, उसमें से कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट अगर 3 की जगह 3.5% भी हो जाए फिजिकल डेफिसिट तो कोई चिंता नहीं है, उसकी अलाउंस होगी, उसकी लिबर्टी होगी। तो 5 कंडीशन याद रखिए। पहला, नेशनल सिक्योरिटी या मतलब युद्ध हो जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाए, उसका मामला हो जाए। दूसरा, नेशनल कैलेमिटी, कोई साइक्लोन सुनामी जैसा राष्ट्रीय आपदा आ जाए। तीसरा, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि एग्रीकल्चर आउटपुट और फार्म इनकम खत्म हो जाए। मान लीजिए आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अल नीनो नाम की चीज होती है जिसके चलते इंडिया में मानसून बहुत कम होता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, बहुत तकलीफ हो, उस वक्त गवर्नमेंट को ज्यादा लोन में लेके या ज्यादा खर्चे करने पड़े, डोंट वरी, 0.5% की लिबर्टी आपको होगी। उसी तरह जीडीपी ग्रोथ में बहुत गिरावट आ जाए। या पांचवा कंडीशन, अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किए जाए जिसकी अप्रत्याशित असर हो। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी विद अनएंटिसिपेटेड फिजिकल इंप्लिकेशंस। आपका ये चिकना चुपड़ा शब्द है, ये कहना क्या चाहता है? ये ऐसा बोलना चाहता है कि अगर जीएसटी के बाद या डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया का जीडीपी बहुत ज्यादा गिर जाए, सरकार की टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा गिर जाए और उसके चलते अगर डेफिसिट 0.5% और बढ़ जाए तो उसकी लिबर्टी होगी, वो होने देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। तो ऐसा खुल के नहीं लिख सकते आप, समझो। इंडियन फॉरेन सर्विस में आप जाएंगे तो क्या आप ये बोल सकते हैं चाइना अपना दुश्मन है, पाकिस्तान अपना दुश्मन है? नहीं, यू हैव टू यूज वेरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। तो वही यहीं पर हो रहा है। कारण ये है कि उस जमाने में जीएसटी डीमोनेटाइजेशन के बाद आप आगे बढ़ते, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन कब होता है? डीमोनेटाइजेशन याद रखना 2016 में, जीएसटी कब आता है? 2017। इसके बाद का जो समय आता है 2018-19 वाला, उस वक्त अगर आप ग्राफ देखो पता चले जीडीपी बहुत गिर गया था, टैक्स कलेक्शन बहुत गिर गया था। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसके चलते डेफिसिट बढ़ती है तो अलाउड 0.5% की आपको लिबर्टी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सब का हवाला देते हुए इनको कहा गया कि एफआरबीएम के अंदर ये 5 ट्रिगर मैकेनिज्म है। ट्रिगर देखो पिस्तौल की भी हो सकती है और कोई बड़ा सा ऐसा साउंड बोर्ड या डैशबोर्ड उसके अंदर भी ट्रिगर हो सकता है, ऐसा कुछ करो एंड तब आपको डेफिसिट कंट्रोल में से एस्केप मिल जाएगी। कितनी एस्केप मिल जाएगी? 0.5%। तो एफआरबीएम में ट्रिगर मैकेनिज्म का मतलब क्या है? ये 5 कंडीशन। और एस्केप क्लॉज या एस्केप मैकेनिज्म क्या है कि इफ एनी ऑफ दिस ट्रिगर इज हैपनिंग देन 0.5% एक्स्ट्रा फिजिकल डेफिसिट करने की छूट होगी। तो फॉर एग्जांपल कि 2019 में उनको लगा 3.3% अपनी फिजिकल डेफिसिट है, तो बोला कोई नहीं उसमें और 0.5 ऐड करो, 3.8 तक हो तो कोई चिंता नहीं। 2020 में उनका टारगेट था कि फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट बी मोर देन 3% ऑफ जीडीपी, उसमें भी नहीं कि 0.5 तो बढ़ा सकते हैं ना, अभी तो 3.5%।
तो ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद तो क्या, उसके बाद तो कोरोना आ गया, तो भूल जाओ अब ये सब। अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो सब भूल जाओ। 2021 में एफआरबीएम के अंदर सरकार ने चेंजेस ला दिए कि भूल जाओ ये सब, कुछ नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। अब अगर हो सकेगा तो 2025-26 तक हमारी फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5% से कम हो ऐसी कोशिश करेंगे। ये भी मतलब कोई ऐसा स्टैम्प पेपर के करना ही करना है, विल ट्राई फॉर दैट। तो इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल ग्लाइड टारगेट, कि ग्लाइडर जैसे धीरे धीरे नीचे उतरन करता है, ये ऐसा कुछ होगा। पूरी कहानी आपके हैंडआउट के अंदर मैंने चार्ट बना के उसको ऐसे पढ़ना है क्लॉक की तरह। वाजपेयी सरकार, फिर मनमोहन सिंह सरकार, फिर मोदी सरकार, फिर एफआरबीएम, वीबी पैनल, एनके सिंह, फिर गोल्डकोस्ट को चेंज किया, फिर उसको दोबारा चेंज किया, तो अभी क्या है 4.5% से कम करना है जीडीपी के, 4.5% से कम होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, और वो भी 2025-26 तक देखेंगे। हाँ, तो एफआरबीएम एक्ट और उसके अंदर ये एस्केप क्लॉज हमने देखे। अब छोटे छोटे दो लाइन के मुद्दे हैं। एफआरबीएम एक्ट में कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे डेफिसिट के क्या रूल्स हैं, और बजट मार्क्समैनशिप क्या होता है। याद रखो एमसीक्यू के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि बजट के नाम पे 3 डॉक्यूमेंट रखने हैं। एक तो हिसाब किताब दिखाने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा टैक्स लेने के लिए फाइनेंस बिल, और तीसरा खर्चे करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल। सो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के जमाने में बना एफआरबीएम एक्ट, उसमें बोला कि अपार्ट फ्रॉम दिस 3 डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा और 4 डॉक्यूमेंट भी रखने हैं। 1 2 3 4 मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, मीडियम टर्म स्टेटमेंट वाला, वो हैंडआउट में देख लेना। इसमें सब क्या लिखना है कि नेक्स्ट 3 ईयर में हमारा ये टारगेट है, नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा ये टारगेट है, हमें ये लगता है, हमें वो लगता है, दीस आर द अकम्प्लिशमेंट्स, या दिस इज द लेवल ऑफ सब्सिडी, दिस इज द लेवल ऑफ टैक्सेशन। ऐसे सब उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट रखने हैं अंडर द एफआरबीएम एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सैंपल डॉक्यूमेंट है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, तो उसमें उन्होंने सब टेबल दिया होगा ये डॉक्यूमेंट के अंदर कि अच्छा फिजिकल डेफिसिट जो अपनी इतनी है वो बाद में इतनी होगी, इसमें इतना प्रोजेक्शन, इसमें इतना प्रोजेक्शन। मान लीजिए उन्होंने ऐसा लिखा कि 3% में कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर हो जाए 4% ऑफ जीडीपी इतनी फिजिकल डेफिसिट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल स्लीपेज हो गया। स्लीपेज मतलब क्या, फिसल गए, नहीं रह पाए आप, टारगेट कुड नॉट बी अचीव। तो आप जानते हैं ऐसा ही हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे कुछ 4 डॉक्यूमेंट रखने थे, हर साल वैसे रखते थे, फिर आया कोरोना, तो कोरोना के बाद बंद कर दिया। तो 2021 बजट में सरकार ने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखे। उन्होंने एफआरबीएम में कोई चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कानून में लिखा है कि डॉक्यूमेंट रखना है, पर इनको डॉक्यूमेंट रखना नहीं, तो उन्होंने कानून ही चेंज कर दिया कि हमने रखे। और सरकार का जस्टिफिकेशन, भाई इतनी सब अनसर्टेनिटी कोरोना के बाद कि हम ये डॉक्यूमेंट क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, सो वी आर नॉट पुटिंग इट। उसके बाद बजट 2023 आता है, तो वापस उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करना चालू किया है। तो जो 4 डॉक्यूमेंट थे उसमें पहले 3 डॉक्यूमेंट डाले, चौथे वाला नहीं डाला है। आपके अपन ये सब पंचायत अपने लिए जरूरी है। अगर आप यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम के पीवाईक्यू देखिए, उसके अंदर वो ऐसा पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ दिस आर रिक्वायर्ड या प्रेजेंटेड, ऐसा कुछ, तो थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ऐसा लॉ रिक्वायर्स के 4 डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड, बट बिकॉज़ ऑफ कोरोना गवर्नमेंट कुड नॉट डू इट। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की डेफिसिट। देखिए एफआरबीएम एक्ट में ऐसा लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना बोरोइंग या उधारी कर सकते, कर्जा कर सकते, उसकी लिमिट्स यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। आपके अपन ऐसा कैसे हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन से कोई लोन में पैसा लिया है और अभी तक चुकाया नहीं, तो उसके बाद फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट कहीं और से लोन लेने जाए, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या लोकल इन्वेस्टर से, उससे पहले स्टेट ने यूनियन की परमिशन लेनी होगी। जैसा कि आपने ऑलरेडी एक बैंक से लोन लिया, फिर दूसरी बैंक से आप लोन लेने जाओ, पहले वाले का कुछ आपने अप्रूवल लेटर लिखा के जाना पड़े, ऐसी बात है। सो यूनियन विल डिसाइड द बोरोइंग लिमिट्स या फिजिकल डेफिसिट लिमिट्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। यस, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी हिंट है, और उसके बाद एफआरबीएम एक्ट में भी ऐसा लिखा गया है। हाँ, तो यूनियन ने डिसाइड किया कोरोना से पहले ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आया कोरोना, तो सरकार ने आत्मनिर्भर रिफॉर्म लिए, तो कहा नहीं ठीक है, थोड़ा और लोन ले लो मार्केट से, तो 5%। यानी एक तरह से हम ये कह के ओरिजिनली टारगेट क्या था, 3% ऑफ जीएसडीपी इतना फिजिकल डेफिसिट टारगेट था स्टेट्स के लिए, उसमें 2% लिबर्टी या रिलैक्सेशन दिया। हाँ, तो 3+2 कितना 5% छूट दी गई। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, हालांकि शर्तें ऐसी हैं कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट पर फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या, 3% ऑफ योर जीएसडीपी, उससे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट आपकी होनी नहीं चाहिए। उसमें भी कोरोना के चलते थोड़ी रिफॉर्म लिए कि चलो हम आप सबको 0.50% तो ऐसे ही एक्स्ट्रा दे देते हैं, नो कंडीशन, सिंपली दे लोन ले लो, 0.50% आपको लिबर्टी। फिर शर्तें डाली और एक्स्ट्रा 0.25% लिबर्टी अगर आपने वन नेशन वन रेशन कार्ड रिफॉर्म लिया। वन नेशन वन रेशन कार्ड क्या कहता है कि महाराष्ट्र में वर्कर है, उसका राशन कार्ड महाराष्ट्र की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप, सरकारी राशन की दुकानों में चलता है। फिर वो वापस मान लीजिए दिल्ली काम के लिए चला जाए, तो उधर की राशन की दुकान पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज योर राशन कार्ड इज कन्फाइंड या लिंक विद योर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो सरकार के नहीं पूरे देश में चलना चाहिए, जैसे मोबाइल पूरे देश में चलता है सब, तो उसको वन नेशन वन रेशन कार्ड, तो उसे आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपके स्टेट को 0.25% और छूट दे देंगे, लिबर्टी देंगे। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, व्यापार में सुगमता क्या है, सपोज आपको एक पिस्तौल खरीदनी है दिल्ली में, यू रिक्वायर्ड मे बी 4 डॉक्यूमेंट्स ओनली, 4 ही दस्तावेज चाहिए, पर रेस्टोरेंट खोलना है तो 20 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या, रेस्टोरेंट खोलने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो वो करनी चाहिए, मतलब लेस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग, वो सब करोगे तो आपको 0.25% आपकी स्टेट गवर्नमेंट को लिबर्टी देंगे। उसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर रिफॉर्म लो, वो सब क्या है हम लोग बाद में देखेंगे मीन्स के अंदर। पावर सेक्टर रिफॉर्म देखो, पावर सेक्टर रिफॉर्म मतलब क्या, कई बार ये होता है कि स्टेट में बिजली की चोरी होती है, पर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये फार्मर्स और गांव वालों को थोड़ा और हमने लाठीचार्ज किया और बिजली चोरी रुकी तो उनको वोट नहीं देंगे, तो वो सब नहीं चलेगा। पावर सेक्टर में आप रिफॉर्म लो, अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो 0.25% और आपको लिबर्टी। और उसमें भी और कंडीशन की, अच्छा ये जो एबीसीडी 4 मैंने गिनवाए उसमें से कोई 3 आप अकम्प्लिश कर दोगे तो और आपको 0.50% छूट देगी। ऐसा सब कर करके समझो कि 2% टोटल आपको ब्रीदिंग रूम में सांस लेने की फुर्सत है। तो ओरिजिनल स्टेट गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट टारगेट क्या है 3%, प्लस उसमें ये सब आप ऐड करो तो 2% एक्स्ट्रा, तो बराबर कितना हुआ 5%। सो दैट इज द रिफॉर्म अंडर आत्मनिर्भर इनिशिएटिव कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर अलाउड टू डू अप टू 5% ऑफ देयर जीएसडीपी, जितना फिजिकल डेफिसिट उनको छूट दी गई। तो ये तो था 2020 के लिए 5%, फिर 2021 में भी 5%, फिर अब धीरे धीरे वापस कितने स्टिक होते हैं तो 4%, और अभी 2023 का टारगेट है कि आपका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट उनके जीएसडीपी के 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसमें भी आप समझो टारगेट तो 3% है, और ये 0.5 जो है वो 0.5 एक्स्ट्रा इस पर निर्भर है कि आप पावर सेक्टर रिफॉर्म लेते हो कि नहीं। पावर सेक्टर रिफॉर्म मतलब ये जो बिजली चोरी हो रही है, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स टू बी स्टॉप, आपके स्टेट में जो भी बिजली के सब लाइन और ट्रांसफार्मर और जनरेटर वगैरह जो भी, उन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो, स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, वो सारी बातें जो हम पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में समझेंगे। एमसीक्यू में ये सब याद रखना, डेटाबेस खास करके जो नॉन आईएएस एग्जाम होती है सीडीएस ईएपीएफ, उसमें ये सब ऐसा बहुत पूछने की उनको मजा आती है। सो रिमेंबर दैट। सो वी लर्न अबाउट एफआरबीएम के 4 डॉक्यूमेंट्स, वी लर्न अबाउट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डेफिसिट कंट्रोल के क्या रूल्स हैं। इसमें भी आप समझो ये मेंस के लिए भी रेलेवेंट है।
सरकार ने 2% एक्स्ट्रा लिबर्टी दे दी, पर उसमें बहुत सारी शर्तें दी हैं। तो कुछ जो स्टेट्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि आप खैरात क्यों, मतलब दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड यू शुड हेल्प अस। ये तो सब आप जैसे खैरात दे रहे हो, शर्तें डालो, और लोन का ब्याज तो हमें को चुकाना है, तो तुम कौन होते हो शर्त लगाने वाले? सो दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद के खिलाफ है ये सब भावना। वो सब मीन्स में जब लिखना हो तो की बात है। थर्ड टॉपिक, बजट मार्क्समैनशिप क्या है? मित्रों, बजट कब आता है? 1 फरवरी को, और जो टारगेट होते हैं वो कितने होते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के। अब 1 फरवरी को सरकार सोचे अच्छा ये वाले टाइम पीरियड में हमको तो 16 लाख करोड़ की टैक्स कलेक्शन हो जाएगी, पर असल में वो कभी बुलसाई हिट नहीं कर पाए। रियलिटी ये भी हो सकता है कि उनको 13 लाख करोड़ ही मिले। तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे? ये जो सरकार है उसकी निशानेबाजी ठीक नहीं है। मार्क्समैनशिप का मतलब, मार्क्समैन मतलब निशानेबाज, शार्प शूटर। तो बजट मार्क्समैनशिप का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्शन किए हैं इनकम के, एक्सपेंस के, सब्सिडी के, वो जो भी टारगेट है, एस्टीमेट है, उसी के रेंज में सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपको मांगने पड़े आगे चल के कि हमको और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, या बजट में आपको लोन नहीं लेने पड़े, या टैक्स में एक्सपेक्टेड इनकम ना हो। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इट शोज कि योर मार्क्समैनशिप इज पुअर, निशानेबाजी ठीक नहीं। 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको क्रिटिसाइज किया कि अगर सरकार की मार्क्समैनशिप पुअर होती है, उसके दो अंजाम आते हैं। पहला, कि क्योंकि उनके टैक्स कलेक्शन के पहले टारगेट बहुत ऊंचे रखे हो, पर असल में अचीव नहीं हो, तो फिर वो कंपनियों का और जनता का टैक्स हैरेसमेंट चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल वोडाफोन केस याद करो, उसमें जो भी पैसा मांगा कैपिटल गेन्स टैक्स का, कानून में नहीं था फिर भी मांगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो कानून में बदलाव करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डाला, जबकि वो भी मतलब असल में तो सब गलत है प्योरली फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव। इसलिए नेदरलैंड की कोर्ट में हार गए, फिर वो सब एयर इंडिया का एरोप्लेन जब्त हो जाता अमेरिका में, तो फिर अंडू करना पड़ा। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस क्यों आए? बिकॉज द मार्क्समैनशिप वाज पुअर। नहीं तो पहले से लिमिट में रखना था कि इतना अपना टारगेट है, उस हिसाब से टैक्स कलेक्शन करना। सेकंड, जब गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन के टारगेट अचीव नहीं होते, तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में लेट पेमेंट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल रोड कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पे पैसा नहीं दिया जाए, उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? या तो वो अच्छी क्वालिटी का काम नहीं करेगा, या आधा काम करेगा, फिर बारिश हो जाएगी, फिर बाकी का काम नहीं रुकेगा, रुक जाएगा, तो आधा भी रोड बनाए वो वापस सब बह जाएगा। देन यू हैव टू अगेन स्पेंड 2 टाइम्स मनी टू जस्ट कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट। तो ये सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। इसलिए फाइनेंस कमीशन ने कहा कि फिजिकल मार्क्समैनशिप या बजट मार्क्समैनशिप नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। ये जो मैंने आपको एक एक दो दो करके बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सिखा दिए, दैट इज इनफ। अब आप समझो कोई भी वर्ड के आगे फिजल जोड़ दो तो वो तो नया कुछ बन ही जाए। जब अगर इधर जाओ पानी पूरी, सांवर या पानी पूरी, पाव भाजी, सांवर या पाव भाजी, चाय का गला, सांवर या चाय का गला, जस्ट लाइक दैट हर वर्ड के आगे आप लगा दो फिजल रैक, फिजल बांसी, फिजल टैपिंग, फिजल प्रॉपर्टी, ऐसी 500 वर्ड्स बना सकते हैं। सारे हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। मैंने आपको उतने ही वर्ड बताए जो या तो एनसीईआरटी में दिए हैं, या तो फाइनेंस कमीशन ने बार बार उसका नाम लिया है, या इकोनॉमिक सर्वे या बजट ने नाम लिया, तो उसको मैंने जो ढिंडोरा पीट के वो बोलते हैं उतने ही वर्ड्स पढ़ाए। न्यूज़पेपर कॉलम खास करके द हिंदू वाले, वो और 25 को नए नए वर्ड्स इन्वेंट करे तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि वो बहुत रिपीटेटिवली हेडलाइन ग्रैब करते रहे और उसके भी ऊपर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले बोलते रहे, तो की बात है, देन विल स्पेंड टाइम। तो ये सब वर्ड से उसका क्या मतलब है? विल नॉट स्टडी। आप समझो पीवाईक्यू अगर आप एनालाइज करो, ऑफकोर्स आजकल पेपर टफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो आसान प्रश्न आते हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर ये भी अश्योर करता है कि एकदम हाईफाई सिटी के लोग भी सिलेक्ट हो और छोटे गांव शहर के लोग भी सिलेक्ट हो, और हमने इसी चीज का फायदा उठाना है कि हर जगह पर लग नहीं जाना पीएचडी करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बजट के टाइप्स, और सब आसानी चीजें समझो कि इसके बाद हमें आधा घंटा और पढ़ना है, बट दैट रिक्वायर्स अ फ्रेश माइंड। हाँ, तो क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, तब तक ये पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करो, देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स।
एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो कि कुछ तो ऐसी चीजें जो गलत है उसको हटा दो, फिर जो बचे वो जवाब है। तो यहाँ पर आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट, आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अभिषेक, रवि, आशुतोष, इशिका, दिव्या, आशीष, रोवो, चित्रा, नूफान, मिस्टर भारद्वाज, प्रियंक, गौतम, सोनिया, हिमशिका, अभय, पलक, प्रवेश, तुषार, आदि, अनुभव, ज्योति, आनंद, सिद्धार्थ, प्रियंका, निशांत, गौरव, नवरत्न, सोनम, विनीत, भूमिका, किशोर, छवि, जाहिदा, ये सब लोग, फिर तुषार, रागिनी, अक्षर, विश्वरतन, अमित, अनिरुद्ध, शिवम, कुशाल, भार्गव, ये करेक्ट आंसर्स। भाई एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, करंट डेफिसिट क्या है वो तो हमने पढ़ा नहीं, कैपिटल डेफिसिट क्या है हमने पढ़ा, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। आपको देयर इज करंट अकाउंट डेफिसिट, वो दुनिया अलग है, वो इंटरनेशनल ट्रेड में आती है जो हम नेक्स्ट थर्सडे से पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर 50-50 कि प्राइमरी डेफिसिट हो सकता है नहीं तो फिजिकल डेफिसिट हो सकता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या था, फिजिकल डेफिसिट माइनस प्रीवियस लोन की इंटरेस्ट बराबर, तो डेफिनेशन में ये जो लिखा है उसमें ये सब है नहीं, तो इवन दैट इज रॉन्ग, तो जो बचा वो जवाब है क्या, फिजिकल डेफिसिट। बिकॉज अदर ऑप्शंस आर ब्लेटनली रॉन्ग एंड प्राइमरी डेफिसिट की तो डेफिनेशन ही अलग है जो इधर मैच नहीं हो रही, जो बचा हो जवाब है क्या बी। या एकदम वर्ड बाय वर्ड देखने पड़े तो मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी क्लास 12 की लेटेस्ट हैंडआउट डाउनलोड करो, उसमें सब दिया है। टोटल एक्सपेंस ये रियल नंबर्स है 2023 बजट की 45 लाख करोड़, टोटल इनकम 45 लाख करोड़, एक्सक्लूड बोरोइंग, बोरोइंग कितना था 17 लाख करोड़, हाँ तो इन सबका निकालो ना -45 + 45, एक्सक्लूड बोरोइंग मतलब -17, तो ये दोनों कैंसिल, -40 + 45 -17 लाख करोड़, वो क्या फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वो यही बोल रहा है। तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक उसको अलग से बोलती है, वो मतलब वही बात है, उसमें टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम तो है बजट डेफिसिट, उसके अंदर बोरोइंग ऐड करो तो है फिजिकल डेफिसिट, वही बात है, प्लस माइनस का फर्क है। तो एक्सेप्ट करो इसको, इसमें कोई गलती मतलब 86% लोगों ने करेक्ट हमको बताई, बाकी सब लोग क्यों गलती करें भाई। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाली पब्लिक दे आर मर्सीलेस, खासकर ऐसे लोग मतलब जो आपको कुछ तो सब दिल बहलाने के लिए आते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ 20-30,000 जो क्रीम ऑफ द क्रीम क्राउड है जिसके साथ आपका कंपटीशन है, तो ये सब सवालों में गलत नहीं होना चाहिए। बाकी समझो मिडाइवल हिस्ट्री में कुछ अतरंगी पूछ लिया तो आपका भी गलत होना है और थर्ड अटेम्प्ट वाला की भी गलत होना है, ये ऐसी चीजें उसके गलत नहीं होगा, बिकॉज़ दे आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, सो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड मेमोराइज। खुद की अलग डेफिनेशन ही, मुझे E = MC² से ही ऐतराज है कि वो E = MC क्यों होना चाहिए, तो भाई आप आइंस्टाइन को बोलो कि वो चेंज कर दे, देन विल चेंज इट। एनीवेज, तो बजट ज्यादातर चीजें हमने पढ़ ली, अब छोटे छोटे दो लाइन के मुद्दे। सो नेक्स्ट हाउ आवर इज डिवोटेड टू सच थिंग्स। टाइप्स ऑफ बजट, अब तक हमने देखा कि जनरल बजट उसको हमने डिवाइड किया रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट में। बजट को और भी तरह से क्लासिफाई करते थे, प्लान वर्सेस नॉन प्लान बजट, रेलवे बजट, जनरल बजट, ये सब क्या है। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो जनरल बजट है, बाकी सब चीज बंद हो गई, प्लान नॉन प्लान बजट नहीं है, रेलवे बजट नहीं है। एक जमाने में रेलवे बजट अलग से प्रेजेंट होता था क्योंकि वो कुछ एक्वार्ड कमिटी थी अंग्रेजों के जमाने में और रेलवे की इनकम काफी सिग्निफिकेंट थी, तो उसको अलग से दिखाना बताना जरूरी था, तो अंग्रेजों के जमाने में रेलवे बजट अलग हुआ करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी कंटिन्यू दैट सिस्टम, पर उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ। अब ये देखो, रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने अनाउंसमेंट किए, मैं पढ़ता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर म्यूजियम बनाने के लिए पैसे देंगे, हावड़ा में संगीत अकादमी के लिए पैसे देंगे, और ये सब लिखा है रेलवे बजट में। अब समझो रेलवे बजट में क्या होना चाहिए, रेलवे का नया डब्बा लगाएंगे, स्टेशन लगाएंगे, उसमें साफ सफाई होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी वगैरह, वो सब नहीं, ये टाइप की चीज आ रही, म्यूजियम बनाएंगे, म्यूजिक अकेडमी बनाएंगे। बिकॉज जब भी कोलिशन गवर्नमेंट हो, गठबंधन वाली सरकार, और उसमें दूसरी पार्टी के किसी को रेल मिनिस्टर बनाया हो, चाहे वो बिहार का हो, बंगाल का हो, किसी स्टेट का हो, वो क्या सोचे कि देखो रेल बजट अलग से आएगा तो टीवी पे मैं अलग से दिखूंगा, तो मैं अगर अपने स्टेट वालों के लिए कुछ और नया दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, तो मुझे वोट में थोड़ी सुविधा है। इसलिए रेलवे बजट वो रेलवे का न रहते हुए पॉलिटिक्स के लिए साधन बन गया, प्लेइंग टू द गैलरी, मीडिया गैलरी के सामने खुद को बड़ा दिखाने की चीज। इसलिए एक विवेक देबरॉय कमेटी बनी प्राइम मिनिस्टर मोदी के जमाने में, और उनका ये सब तो वोट बैंक ड्रिवन टीवी ड्रामा है, इसको अलग दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो रेल मिनिस्टर मतलब रेल बजट अलग नहीं होना चाहिए और जनरल बजट अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए जनरल बजट, और उसी को प्रेजेंट करना चाहिए। तो आपको रेलवे के अनाउंसमेंट होते हैं, पर आप समझो वो भी फाइनेंस मिनिस्टर अपने जनरल बजट में डालेंगे। तो पहले क्या स्ट्रक्चर था वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो कुछ काम का नहीं कि रेल बजट में से पैसा इधर जनरल बजट में आता है, जनरल बजट में से उधर जाता है, सर्कुलर फ्लो थी, वो सब हम समझने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट होना कि बंद हो गया। हाँ, तो देयर इज नो सेपरेट रेल बजट बिकॉज इट इज मर्ज्ड विद द नॉर्मल या जनरल बजट। उसी तरह एक जमाने में प्लान वर्सेस नॉन प्लान टाइप का एक्सपेंडिचर बजट दिखाते थे, वो भी अब बंद हो गया। हम लोग आगे पिलर 4 में समझेंगे कि 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। तो पंचवर्षीय योजना में क्या लिखा होगा कि 5 ईयर प्लान में ये हेल्थ एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट है, उसमें इतना टारगेट है। तो उसके बाद जितने भी बजट के एक्सपेंस हुआ करते थे खर्चे, उसको वो 2 कॉलम में दिखाते थे। एक तो प्लान एक्सपेंडिचर जैसे हेल्थ एजुकेशन के खर्चे, और दूसरे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जैसे मिलिट्री और पुलिस और जुडिशरी के खर्चे, क्योंकि वो 5 ईयर प्लान में ऐसा नहीं लिखा होगा कि हम मिलिट्री में इतना ये करेंगे। तो बजट को ऐसे प्रेजेंट करते थे, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस, और टोटल एक्सपेंस को 2 पार्ट में, प्लान एंड नॉन प्लान। हाँ, तो फिर क्या हुआ भाई, अब तो प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया, नाउ प्लानिंग कमीशन इज अबॉलिश्ड, उसकी जगह नीति आयोग, नीति आयोग 5 ईयर प्लान बनाता नहीं, तो प्लान नाम की वर्ड ही नहीं है, तो ये बजट ही नहीं है। सो नाउ दिस प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टाइप का बजट दैट इज आल्सो डिलीटेड, ये बंद हो चुका है, तो खेल खत्म। उसके बाद मेंस पेपर 3 के अंदर एक मुद्दा है बजटिंग। बजटिंग मतलब बजट बनाने की क्रिया। कुकिंग मतलब क्या, खाना पकाने की क्रिया, तो बजटिंग मतलब क्या, बजट बनाने की क्रिया। अब उसकी जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है वो तो मेंस में पढ़ेंगे दिवाली के बाद, पर अभी कुछ उसके एक एक दो लाइन के वर्ड्स याद रखने, अगर एमसीक्यू में कुछ वो थियरी टाइप का पूछ ले। तो देखिए बजटिंग, बजट बनाने की क्रिया, तो कुकिंग के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं ना, आप स्टीम करके खाना पकाओ, आप से कुकर में, आप फ्राई करके बनाओ, आप रोस्ट करके बनाओ, आप तंदूर में बनाओ। तो बजट के बनाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल पारंपरिक लाइन आइटम। लाइन आइटम में क्या होता है, लाइन बाय लाइन आप आइटम का नाम लिखोगे, उसका कितना खर्चा है वो लिखोगे। कि सपोज 10,000 रुपी नया हॉस्पिटल बेड खरीदने के लिए, 50,000 रुपी नया कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो लाइन बाय लाइन यू आर राइटिंग एन आइटम एंड यू आर राइटिंग द प्राइस। यहाँ पर आप समझो कोई ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही कि अच्छा ये कंप्यूटर लिया है, क्या इस पे वो सब ताश के पत्ते खेलने हैं, चैटिंग करना है, आरटीआई का रिप्लाई करना है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है। इससे क्या टारगेट है कि जो भी अपने यहाँ लोन, जो भी अपने यहाँ कोई एप्लीकेशन आता है विदिन 30 डे उसका निपटान हो जाएगा, ये इसका टारगेट है, नथिंग रिटन। तो ऐसा जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजट। बस खर्चा करना है, खर्चे के लाभ की चिंता नहीं करनी, डू नॉट वरी अबाउट अंडरलाइंग बेनिफिट और परफॉर्मेंस। उसके बाद बजट बनाने का नया स्टाइल आ गया, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या है कि जो भी खर्चा करें उसका ऑब्जेक्टिव लिख के, क्या फायदा है उसका, क्या टारगेट है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अलॉट 50,000 रुपीज टू परचेज अ न्यू कंप्यूटर, और उसमें कॉलम में लिखा होगा कि अच्छा इसके बाद जितने आरटीआई एप्लीकेशन आते हैं वो पहले से 30% फास्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेन एंड पेपर से कंप्यूटर से काम हो रहा है, 30% फास्ट होना हमारा टारगेट है। देन एवरीथिंग जो भी उसका कॉस्ट तो मेजर करते हैं, पर उससे क्या बेनिफिट या एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आएगा वो भी मेजर किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा जो बजट बनाया गया ये कुकिंग स्टाइल को हम कहेंगे परफॉर्मेंस बजटिंग। ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है उसको भी जब असल प्रैक्टिकली आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो नीति आयोग लेकर आया आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क फॉर स्कीम्स।
ये 2017 के बजट से चालू होता है। इसमें ये होता है कि हर एक मिनिस्ट्री और स्कीम का नाम लिखा होता है कॉलम में, कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उसके नीचे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी पीएमजी दिशा, डिजिटल साक्षरता ग्राम मतलब कि गांव वालों को कंप्यूटर यूज करना सिखाएंगे। फिर आउटले मतलब 400 करोड़ खर्चा करेंगे। आउटपुट या डिलीवरेबल्स कि इसमें हम लोग 5 करोड़ लोगों को गांव में कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे। एंड लास्ट आउटकम, आउटकम क्या होना चाहिए कि गांव में डिजिटल लिटरेट पर्सन की संख्या बढ़नी चाहिए। और वो आउटकम को कैसे चेक करेंगे, उसका ऑडिट या इंस्पेक्शन होगा। यूजुअली थर्ड पार्टी जो प्राइवेट एजेंसी होती है सर्वे करने वाले, उनसे वो करवाया जाता है। वो जाके सैंपल लेकर के गांव में 100 लोग हैं, उसमें से 5 को जाके पूछे तुमको कंप्यूटर आता है कि नहीं, एक्सेल फाइल ओपन करके दिखाओ वगैरह, एंड देन दे विल गिव द रिपोर्ट। तो ये जो पूरी सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट, आउटकम फ्रेमवर्क और स्कीम्स। नीति आयोग इसका सब मॉनिटरिंग करवाता है ऊपर से, उसका ब्रेन चाइल्ड है ये, और ये गैस का परफॉर्मेंस बजटिंग का हिस्सा है। मित्रों, ट्रेडिशनल जो बजट बनता है पारंपरिक रूप से, सपोज लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हो, तो इस साल वो क्या करेंगे, चेक करने बैठेंगे कितने बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया या क्या नहीं, सिंपली अच्छा लास्ट ईयर 50,000 था 10% बढ़ा दो तो 55,000 करोड़। सो दिस ईयर वी विल अलॉट सम मोर मनी। यानी यहाँ देखो ये तो ऑटोमेटिक है एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल मतलब पहले से थोड़ा और ज्यादा कर दो। आप क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप समझो मीडिया को बताना होगा ना, तो वो कॉलर खड़े कर सके भाई 10% मोर मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। ऑपोजिशन वाले ने तो हंगामा करेगी, देखो तुमने तो बजट में कट कर दिया एजुकेशन, मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है कि लोग पढ़ने लिखने चाहिए। तो दिस इज ट्रेडिशनल बजट कि जहां पर कोई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नहीं, बस ऐसे हवे में हर साल ज्यादा पैसा दे दो। ऑन द अदर हैंड, बजट बनाने का एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहता है, हर साल जीरो से वापस चालू करो। मतलब लास्ट ईयर 50,000 करोड़ दिए थे एजुकेशन स्कीम को, ओके, अब इस साल हम पहले तो देखेंगे परफॉर्मेंस क्या हुआ, कि सपोज क्लास 5 के 60% बच्चे क्लास 2 की बुक भी रीड नहीं कर पाते, तो यानी जो स्कीम थी वो तो ठीक नहीं थी, तो उसको डिलीट करो, नहीं तो मॉडिफाई करो। ऐसा ग्राउंड जीरो से वापस हम अपना पूरा जो एजुकेशन की स्कीम का है वो बिल्डअप करेंगे। सो एवरी ईयर बजट इज रिव्यूड एज अ फ्रेश एक्सरसाइज फ्रॉम जीरो। ईच डिपार्टमेंट हैज टू जस्टिफाई कि लास्ट ईयर इतना मिला था, पर इस साल इतना मिलना चाहिए, क्योंकि जीरो से लेकर इतना प्रोग्रेस हम ऐसे जस्टिफाई करते हैं। तो हर साल पुनः समीक्षा होगी। ऐसा जब बजट बनाने का स्टाइल हो तो उसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब ऑटोमेटिक और इंक्रीमेंटल नहीं, लास्ट ईयर कितना था उसका 10% एक्स्ट्रा दे देंगे। नेक्स्ट, सनसेट बजटिंग। देखिए ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, स्कीम्स रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। जैसे कि योजना थी इंदिरा आवास योजना, कब तक चलेगी, अनंत काल तक चलेगी। आपको सब तो उसको बंद कर दिया, अभी नया है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके दो कंपोनेंट है, अर्बन रूरल, उसमें भी डेडलाइन होती है, मान लो 2025 तक करेंगे फिर बंद कर देंगे, या फिर तब रिव्यू करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो और चलाएंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे। वो सब क्या पिलर 5 में समझे। एनीवेज पण पहले तो ऐसा नहीं था ना, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल बजट की स्कीम्स रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। फिर हमने देखा जीरो बेस्ड बजटिंग एक्सरसाइज, उसमें क्या है, हर साल रिव्यू करेंगे, रिव्यू एवरी ईयर, और फिर जरूरत लगे तो मॉडिफाई कर दो, डिलीट कर दो स्कीम को। और तीसरा होता है सनसेट बजटिंग। सनसेट बजटिंग ऐसा है कि उसमें हर स्कीम की एक्सपायरी डेट होती है, कि सपोज ये वाली सब्सिडी 2018 से चालू कर दें, 2 साल के लिए देंगे, तो अगर स्कीम के अंदर ही लिख दिया उसकी एक्सपायरी डेट, तो ऐसा जो बजट बने उसको कहते हैं सनसेट बजटिंग। अब आप समझो जो असल जिंदगी में बजट बनता है वो कोई एक नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर आप घर पे डिश बनाते हो तो चावल बनाए वो सब स्टीमिंग है, आलू की सब्जी बनाए तो बॉइलिंग है, फिर उसको वापस फ्राइंग भी किया, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। कुछ स्कीम हमेशा चलती रहे, जैसे मनरेगा है, तो वो हम लोग देखें वो तो चलिए उसकी एक्सपायरी डेट कोई खास वो लिखते नहीं, कुछ है उनका रिव्यू करते हैं। कुछ ऐसी स्कीम है जो सनसेट टाइप की है, कि सपोज देयर इज अ स्कीम अमृत, कि जिसमें कुछ 100-500 सिटी को एक्स्ट्रा पैसा देके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, तो उसमें कुछ डेडलाइन है 2025 तक या कुछ, वो पिलर 5 में देखेंगे। वी डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल द डेडलाइंस, हमें सिर्फ डेफिनेशन समझनी थी, वो हमने समझ ली। ट्रेडिशनल जीरो बेस्ड एंड सनसेट। ओके, तो बजटिंग यानी बजट बनाने की क्रिया, तो क्या समझा, लाइन आइटम देख लिया, परफॉर्मेंस देख लिया, जीरो बेस्ड देख लिया, सनसेट देखा। देन जेंडर बजट। जेंडर बजटिंग 2005 से चालू होता है। अब समझो ये कोई सेपरेट बजट नहीं है, रेलवे बजट सेपरेट था, प्लान नॉन प्लान वाला मतलब वो सेपरेट से दिखाते थे, ये सब कोई सेपरेट बजट नहीं है, जनरल बजट ही आता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर उसके साथ एक और नीचे पीडीएफ फाइल अपलोड कर देते हैं कि देखो महिलाओं के लिए हम इतनी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, बस, तो उसको हम कहते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट की जो पीडीएफ फाइल या डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए के अंदर ऐसी योजनाओं का नाम होता है कि जहां 100% पैसा महिलाओं को के लिए जाना है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल, विडो पेंशन, विधवा सहाय के लिए पेंशन दिया जाए। वो असल में समझो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ही है, और उसमें वो पता है ना, वो 4-5 सब टॉपिक थे। जो बुजुर्ग बीपीएल है उसको भी पेंशन मिले, बीपीएल महिला विधवा है उसको भी पेंशन मिले, फिजिकली हैंडिकैप है उसको भी पेंशन मिले। तो जो पैसा विडो के लिए जा रहा है, विधवा तो महिला को जाए तो उतना ही, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर वो सब क्या हम लोग पिलर 6 में देखेंगे। सो दैट इज पार्ट ऑफ द जनरल जेंडर बजट, कि जहां ऐसी स्कीम्स का नाम लिखा जाए 100% पैसा महिलाओं के लिए जाता है। फिर जेंडर बजट का पार्ट बी होता है, उसमें ऐसी स्कीम का नाम लिखेंगे कि जहां मिनिमम 30% अमाउंट वीमेन के लिए जा रही है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जैसे मनरेगा, जहां पर 100 डेज के लिए विलेजेस को काम मिलेगा। अब समझो कि भारत के अंदर अराउंड 49 या 50% आबादी महिलाओं की, तो स्वाभाविक है इसके बेनिफिशियरी उसमें 30% तो महिला होगी, तो ऐसी तरह से वो उसे बनाएंगे। एंड देन दे विल प्रेजेंट द डेटा, पिछले साल इधर इतना पैसा दिया था, इतना दिया था। इससे क्या फायदा है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, मीडिया ऑपोजिशन पार्टी वो सब चेक कर सकते हैं क्या अच्छा बुरा हो रहा है। सो दैट इज जेंडर बजट। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एफआरबीएम एक्ट में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो सरकार खुद से ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के लिए डालती है। अब जैसे जेंडर बजट ऐसा एक पीडीएफ फाइल अलग से अपलोड किया जाता है, उसी तरह चिल्ड्रन के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसके भी अलग अलग ऐसे समझो छोटे छोटे पीडीएफ फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अकम्प्लिशमेंट शो ऑफ करने के लिए वगैरह, जो भी आप कारण उसका अपने दिमाग में लगा उसके लिए ये करते हैं। ओके, सो बजटिंग के साथ जुड़े हमने कुछ टर्म्स देखे। अब आखिर में एक दो मुद्दे बचते हैं। अक्रूरल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग को मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो पूरा टॉपिक समझो 3 साल से वो है ही नहीं। तो एक बार रेलवे के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस चेंज करने की बात थी, तो अभी मैंने डिलीट किया है, सिवाय के लेटेस्ट बजट में कुछ बात आएगी तो हम रिविजिट करेंगे, अदरवाइज आई हैव डिलीटेड। तो आखिर 2 मुद्दे शायद बचते हैं, लाप्सेबल फंड क्या और टाइप्स ऑफ स्कीम्स क्या। देखिए हर साल पार्लियामेंट पैसा देती है, सपोज 2023 में कैसे देती है, अप्रोप्रिएशन बिल अप्रूव होता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, वो पैसा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। फिर उसका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उनका पीएफएमएस पोर्टल है, उसमें से हर एक मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को पैसा जाता है, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को गए 50,000। तो आप समझो उसको पापा ने पॉकेट मनी दिया, पर ये शर्त के साथ कि तुम खर्चा नहीं करोगे तो वापस ले लूंगा। सो द एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसका टॉप मोस्ट ऑफिसर होगा, उसको हम कहेंगे एजुकेशन सेक्रेटरी, शिक्षा सचिव, जो नॉर्मली एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसके गले पे तलवार है। तलवार ये है कि 31 मार्च तक खर्चा कर देना, वरना वापस ले लेंगे। कौन वापस लेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लाप्स, कि अगर मिनिस्ट्री 31 मार्च तक पैसा स्पेंड नहीं करेगी, तो वो जो पैसा उसको अलॉट हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर का, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस मांग लेगी। फिर क्या होगा,
फिर वापस नेक्स्ट ईयर का अप्रोप्रिएशन बिल रखना पड़ेगा, उसमें वापस पास होगा, फिर पैसा आएगा। बट देन व्हाट विल हैपन, आप समझो कि 2022 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑफिसर को 50,000 करोड़ दिए थे और वो सिर्फ 45 ही खर्च कर पाए। फिर 2023 में ये सच में मांगने जाएगा 50 के, तो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले देंगे नहीं, तुम तो 45 रखो या 48 रखो। और हम तो बाकी कोई मिनिस्ट्री है, हाईवे मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री, उनको देते हैं क्योंकि तुमसे तो होता नहीं कुछ काम। सो देन ही इज ऑलवेज इन स्ट्रेस कि यार जो पैसा है वो तो खर्च करना, और हमेशा हाथ और फैला के रखना है, वरना ये तो पापा पैसा वापस ले लेंगे और कहें तुम्हारे भाइयों को ज्यादा, जो बहनों को ज्यादा जरूरत है। सो देन व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे 31 मार्च करीब आएगी, इसको डर लगेगा ऑफिसर को कि ये तो लाप्सेबल फंड है और वापस चला जाएगा। तो मार्च महीने में देयर इज यूजुअली अ रश अमंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेंड द मनी रेकलेसली, कि पूरा साल बस सोते रहेंगे, मार्च महीना आए तो याद है नहीं भाई अभी तक तो 50,000 करोड़ अपने खर्च ही नहीं हुए हैं, तो फिर इन हैपेजार्ड एंड रेकलेस मैनर कुछ भी, सब बच्चों को आईपैड दे दो, सब बच्चों को नए स्कूल के शूज दे दो, XYZ, जरूरत हो नहीं हो, टेंडरिंग में कुछ घपला हो जाए, लास्ट मिनट पे ऑर्डर दो, बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, नथिंग, जस्ट वेस्ट द मनी। तो ये सब चीज जो न्यूसेंस है उसको आप क्या कहेंगे, मार्च रश, मार्च की व्यवस्था या मार्च में तेजी, लेट अस स्पेंड क्विकली ऑल द मनी, अदरवाइज ये वापस कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर में मारने जाऊंगा ये लोग कम देंगे कि तुम्हारे से खर्चा नहीं। इस प्रॉब्लम को समझती है और उसके लिए कुछ टेक्निकल रूल्स भी बनाए हैं ताकि मार्च महीने के अंदर ये लोग ऐसा एक्सेसिव खर्चे नहीं कर सके। वो सब रूल्स होते हैं कि सपोज क्वार्टरली बेसिस, आपको पूरे साल का जितना बजट है तो क्वार्टरली बेसिस पर 25 25 25 25 आपको खर्च करना है। आप ऐसा नहीं कि लास्ट वाले में आप 100% खर्चा करो, बाकी महीने बस सोते रहो 0 0 0, पर वो एग्जैक्ट रूल्स हम लोग समझने नहीं बैठेंगे। सो दिस इज लाप्सेबल फंड्स जो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाने, इसलिए यहाँ पर मार्च रश होता है। इसका ऑपोजिट क्या है, नॉन लाप्सेबल फंड्स, बिन व्यक्तिगत निधि। वो ऐसा है कि ये फंड्स 31 मार्च को लाप्स नहीं होते, ये पड़े ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर साल आपको वापस आपका जो मिनिस्ट्री है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसा रिटर्न करना है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेक्स्ट ईयर वापस पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके नीचे एक निर्भया फंड है। दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप रैली के बाद सरकार ने ये फंड बनाया था कि निर्भया फंड में पैसा रखेंगे और विमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट करेंगे, और ये नॉन लाप्सेबल फंड है, मतलब भले पैसा खर्च नहीं हो तो एवरी ईयर पार्लियामेंट अप्रूवल विल नॉट बी टेकन। तो आप सोचो कि इधर जो आईएएस ऑफिसर बैठे होंगे वो क्या करेंगे, आराम करेंगे। असल में बात ऐसी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास फंड है, फिर बाकी सब डिपार्टमेंट के ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोजेक्ट सबमिट करे कि विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाला कहे हमें ये न्यूट्रिशन या XYZ क्लास के लिए कुछ चाहिए, होम मिनिस्ट्री वाला कहे हमें सीसीटीवी कैमरा लगाने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वाला कहे हर बस के अंदर हमें कुछ पैनिक बटन लगाने, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री वाला कहे कि हर मोबाइल के अंदर कुछ नया चिप फिट करना है। सो दे हैव टू स्पेंड प्रपोजल, और इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जो आईएएस ऑफिसर बैठा होगा वो सबसे फाइल मंगवा, बट एवरीवन विल बिकम वेरी रिलैक्स कि ये तो नॉन लाप्सेबल फंड किधर जा रहा है। सो देन व्हाट हैपेंड, 3000 करोड़ रुपीस फंड में पड़े थे, 50% भी यूटिलाइज नहीं हुए हैं, बस पड़े ही हैं क्योंकि कोई स्पेंड नहीं करता। सो दैट इज नॉन लाप्सेबल फंड, और उसके अंदर क्या होता है, कोई रश नहीं होता। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ बजट, रेलवे जनरल प्लान, नॉन प्लान बजटिंग की प्रोसेस में लाइन आइटम, परफॉर्मेंस जीरो बेस्ड, सनसेट, जेंडर, मिसलेनियस टर्म में लाप्सेबल फंड। आखिरी मुद्दा बचता है टाइप ऑफ स्कीम्स, आसान मुद्दा है और फिर यहाँ टॉपिक खत्म होगा। गवर्नमेंट स्कीम तो समझिए यूपीए सरकार के जमाने में 100 से ज्यादा स्कीम थी। फिर मोदी सरकार आई, वर्ष याद रखना 2014। तो शुरू में उन्होंने नीति आयोग बना, नीति आयोग ने शिवराज सिंह चौहान पैनल बने जो मध्य प्रदेश के सीएम है, और इन्होंने ये किया कि 100 प्लस जो स्कीम थी उसको रैशनलाइज किया कि इसको 30 कर देते, तो बहुत सारी स्कीम्स को यूज कर दिया। तो वो जो भी साल रहा होगा मान लीजिए 2015-16 तक, तो यूपीएससी एस्पायरेंट ने राहत की सांस ली कि हाँ बहुत मेहनत हमारी बच गई। बट देन व्हाट हैपन कि धीरे धीरे अलग अलग स्टेट इलेक्शन आते हैं, जनरल इलेक्शन आते हैं, तो वापस नई नई स्कीम्स लॉन्च होती, तो फिर देयर इज नो रिलीफ फॉर द यूपीएससी एस्पायरेंट। अभी हम लोग समझते हैं ये जो स्कीम के टाइप्स हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। उसमें कुछ स्कीम ऐसी है कि उसका जितना भी खर्चा करना है वो यूनियन अपनी पॉकेट से करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना। यूरिया सब्सिडी पिलर 4 में देखेंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सब्सिडी, वो मोबाइल की नई फैक्ट्री लगा और उसमें आपको राहत दे सरकार, वो भी पिलर 4 में देखेंगे। एमपी लेट्स, उसमें हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मान लीजिए 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया दिया, हर साल उसने स्पेंड करना है, यूनियन विल गिव इट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपये फार्मर्स को, तो यूनियन विल गिव इट। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो ऐसी स्कीम को हम कहते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जिसमें करीब 14 लाख करोड़ रुपीस जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी सब योजनाएं होंगी वो ऐसी होगी कि नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, भाई यूनियन 60 देगी, स्टेट 40 देगा, ऐसा सब होगा। फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम, जहां गांव वालों को 100 डेज का काम मिलता है, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट की स्कीम, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वल्नरेबल कम्युनिटी माइनॉरिटीज के लिए वगैरह। देन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो क्या है, पिलर 1 याद करो, बीपीएल फैमिली को सीधा पेंशन मिलेगा, वो स्कीम है। तो ये जो सब स्कीम्स हैं इनको हम कहते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, अति महत्वपूर्ण योजनाएं। बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 हैं, तो याद रखनी है ताकि कुछ और पूछे तो आप एलिमिनेशन मेथड से कि भाई ये तो पक्का नहीं है क्योंकि ये 6 ही थी तो ये 7 तो नहीं आती, गलत है वगैरह वगैरह। सो दैट दीस आर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। नॉर्मली यूनियन भी पैसा देता है सपोज 60 80 कुछ, और स्टेट भी देता है सपोज 40 20 कुछ। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसओएपी, कि जहां पर वो बीपीएल फैमिली को पेंशन मिलता है, हमने पिलर 1 डी इंश्योरेंस पेंशन में देखा था। वो ऐसी स्कीम है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कोर ऑफ द कोर स्कीम के रूप में क्लासिफाई करते हैं और उसको यहां पर रखते हैं। हाँ, तो स्कीम के 2 प्रकार हुए, टाइप ए जहां 100% फंडिंग यूनियन देगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, एंड टाइप बी कि जहां स्टेट को भी पैसा देना पड़े तो उसको। और ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर भी सब टॉपिक है कोर ऑफ द कोर स्कीम, अति महत्वपूर्ण योजना, जिसके अंदर चाहिए याद रखनी मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एससी एसटी वल्नरेबल माइनॉरिटीज। इन सबके बारे में पिलर 6 में और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिस्ट याद रखो। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक एक्सेप्शन है हालांकि कि जहां पर स्टेट्स के लिए पैसा देना कंपलसरी नहीं है। आगे ये जो स्कीम्स मैंने आपको बताई 6, इनको कहा गया कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, अति महत्वपूर्ण योजना है। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपके पास सैलरी आई 10,000, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? फिल्म टिकट खरीदनी है? नहीं, घर का रेंट भरना है, फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिल्क, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल, बच्चों की फीस वगैरह, राइट? तो एक एक करके बकेट की प्रायोरिटी होगी ना, फिल्म देखना लास्ट प्रायोरिटी होगी। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए जब भी हम लोग पैसा स्पेंड करना होगा अलग अलग स्कीम के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को। और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तब समझो गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपए होंगे तो सबसे पहले वो इसको कंप्लीट करेंगे, मनरेगा, सोशल असिस्टेंस, एससी एसटी वल्नरेबल, ये सब में कितने गरीब लोग हैं, कितने ये वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से कितना पैसा डालना है, तो 100 में से सपोज 90 यहाँ डालना पड़े, तो पहले वो खत्म करेंगे। फिर जो 10 रुपए बचे तो फिर वो दिमाग लगाएंगे कि उसमें से यूरिया सब्सिडी कितनी देनी है, पीएम किसान सम्मान निधि में 6000 देना है कि 4000 देना है। देयरफॉर दिस 6 स्कीम्स आर कॉल्ड कोर ऑफ द कोर स्कीम, अति महत्वपूर्ण योजना, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने जब फंडिंग डिसाइड करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दी जाएगी, पहले इनके बकेट में पैसे भरेंगे, फिर जो बचा तो बाकी बकेट में पैसे जाएंगे। इफ एनी मनी लेफ्ट देन रिमेनिंग स्कीम्स विल बी रन लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह।
आगे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 100% पैसा यूनियन देगा, यूरिया सब्सिडी वगैरह। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सब टॉपिक कोर ऑफ द कोर स्कीम जिसके अंदर ये 6 स्कीम हमने पढ़ ली। फिर उसके अलावा जितनी स्कीम है कि जहां यूनियन भी पैसा दे, स्टेट भी पैसा दे, उन सबको हम कहते हैं कोर स्कीम्स। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत वगैरह वगैरह। ये सब स्कीम्स के बारे में आगे पिलर 4, 5, 6 में सुकून से पढ़ेंगे। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के दो भाग होते हैं, B1 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड B2 कोर स्कीम। या क्या हैंडआउट में सुकून से पढ़ो, नॉट रॉकेट साइंस, आराम से समझ आ जाएगा। तो देखिए ये जो बाकी स्कीम्स है, जैसे कोर ऑफ द कोर स्कीम का मैंने नाम लिया कि जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत, वो सब पिलर 5 में देखेंगे। ये सब ऐसी स्कीम है कि वहां पर यूनियन ने भी पैसा देना पड़े, स्टेट ने भी देना पड़े, 60 40 70 30 वगैरह कुछ हो सकता है। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा नहीं है, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, तो यूनियन सारा पैसा देगा, जैसे लद्दाख, अंडमान निकोबार वगैरह। जम्मू कश्मीर का केस थोड़ा यूनिक है, अब वो तो गवर्नमेंट जब क्लैरिटी देगी तब हम समझेंगे। लास्टली ये जो सब स्कीम्स के लिए पैसा देना है तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग कैसे हो सकता है? सपोज एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो नाम से सीधे स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग का मतलब क्या? इनपुट यानी इनपुट क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल या कंपोनेंट चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम चलानी है, क्या कंपोनेंट होगी? एक उसका कोई सेंटर या ऑफिस बनना चाहिए, इतने लाख करोड़ दो। दूसरा उसका स्टडी मटेरियल बनाना, इतने लाख करोड़ दो। तीसरा उसमें सब ट्रेनिंग का कोच, इंस्ट्रक्टर डालना है, उसका इतना दो। और चौथा अगर पहले से सेंटर है उसमें कुछ नया लाइट, पंखा, टेबल, कुर्सी डालना है, उसका इतना पैसा दो। एंड दिस इज द कॉस्ट। तो अगर ऐसी कोई स्कीम चले उसको इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग ऑफ द स्कीम्स। लेटेस्ट बजट ने क्या कहा कि नहीं ये सब ठीक नहीं हो रहा है, इसमें हम थोड़ा और डिफाइन करते हैं। अब से हम करेंगे रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। वो थोड़ा अलग कैसे कि समझो इनपुट तो अपने को पता है, सेंटर चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए, इंस्ट्रक्टर चाहिए वगैरह, बट उसमें कंडीशंस या इंडिकेटर्स डालेंगे। जैसे सेंटर तो 500 सेंटर बनने चाहिए तब इतना पैसा मिलेगा, इससे कम बना तो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा काट देंगे। ट्रेनिंग मटेरियल तो 10,000 या 1 लाख उसके हैंडआउट या बुक्स बुकलेट छपने चाहिए, उससे कम छपे या इतना डिफेक्टिव माला 10% प्रिंट डिफेक्टिव निकले, इतना पैसा काटेंगे। इंस्ट्रक्टर को इतनी सैलरी मिलेगी, मान लो 5,000 को हायर किया, और ये शर्त है कि उसने मान लीजिए 75,000 बच्चों को ट्रेनिंग देगा तभी, और उसमें से 60% बच्चों ने एग्जाम पास करना होगा तभी उसका इतना बोनस रिलीज होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोनस कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर ने जो कोचिंग दिया, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, कारपेंटरी कोर्स सिखाया, उसके बाद लड़के को जॉब मिला, तो उसको 75,000 रुपए का बोनस मिलेगा फॉर एवरी 10 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? रिजल्ट। और रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मतलब ये रिजल्ट अचीव नहीं हुआ तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी पैसा कटेगी, पेनल्टी चढ़ेगी, ऐसा कुछ। तो लेटेस्ट बजट 2023 ने कहा कि अब से हम लोग ऐसा करेंगे। नाउ हाउ एक्जेक्टली दिस वर्क्स, वो तो जब डिटेल्स आए तब देखना, वो भी मेंस के लिए बताया मैंने, इसलिए प्रीलिम में 1-2 लाइन में कुछ पूछे कि अभी कौन सी सिस्टम हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो हम ये सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ वो तो जब बने तब हम देखेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा मिला, वो सब हैंडआउट में दिया, डिफेंस को, फिर रोड ट्रांसपोर्ट को वगैरह, वो सब देख लेना। ये सब जनरल नॉलेज, स्टाफ सिलेक्शन, सीडीएस वगैरह एग्जाम में काम आता है। आईएएस में तो थोड़ा कम ही पूछते हैं। रुपया कहां से आता है और कहां जाता है? अब समझो हमने बजट कैसे समझा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह। अब आप हर एक रकम को परसेंटेज में कन्वर्ट करके ऐसा बोल देते कि अगर 1 ही रुपया होता तो किधर आता है, किधर जाता है, मतलब हाउ मच रिसीव, हाउ मच एक्सपेंडिचर, तो ऐसा कुछ बनता अपन। वो न्यूज़पेपर में दिखने में अच्छा लगता है। अगर आप पीवाईक्यू देखो तो यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता, पूछे तो वो क्वांटम ऐसा है कि वो हमने जो समझा उस हिसाब से आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो वी नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस। लेटेस्ट बजट 2024 का है, तो अगले साल फी सीरीज होगी, विन 24 उसमें हम समझ लेंगे। बस तो खेल खत्म। पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस ओवर, पिलर 2 बजट टैक्सेशन ओवर, थर्ड पिलर इंटरनेशनल ट्रेड नेक्स्ट वीक से चालू करते हैं, गुरुवार से। उससे पहले खास सूचना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिन लोगों ने लेट एडमिशन लिया है उनको मैं खास कहना चाहूंगा, आपका बहुत सारा बैकलॉग होगा, अपन एटलीस्ट पिलर 1A2 मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो ये सब देखा था, मनी सप्लाई देखा था, वो समझ के आना गुरुवार से पहले, वरना गुरुवार से हम जो समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें बहुत सारा आता है, मनी सप्लाई इतना है, डॉलर का, रुपये का, करेंसी एक्सचेंज इतना है, उस पे इतना स्टेबलाइजेशन हुआ, उस पे इतना ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ। दोस थिंग्स विल बाउंस ऑफ योर हेड इफ यू आर नॉट क्लियर विद दोस कांसेप्ट्स फ्रॉम पिलर 1A2। तो देख के आना, बाकी भी लोग हैं उनको भी मुड़े एक बार ब्रश अप करके आना, वो आपका होमवर्क है। फिर आगे का कार्यक्रम क्या, गुरुवार रात तक आपकी मतलब जो डाउट आएंगे उसके मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा। वेडनेसडे नाइट को टेस्ट होगी, ये ब्लैक मनी और एफआरडीए में जो अब तक पढ़ा मैं। थर्सडे को वापस मिलते हैं, तो शाम 7 बजे तक मैं नेक्स्ट हैंडआउट पिलर 3 का मैं अपलोड करूंगा। सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बेस्ट विशेस। और ये सब बैकलॉग कंप्लीट करो भाई, अभी कमेंट में